कमजोरी के साथ सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार, अब तक की है ये कहानी। आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ रिकवरी आएगी या फिर दिखेगा दबाव, और क्या करें कल की तैयारी। आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक रिकवरी की कोशिश जरूर की थी बाजार ने, पर होल्ड नहीं कर पाया। थोड़ी ग्लोबल क्यूज और सुस्त भी होते हुए दिखे, तो उसका भी हल्का फुल्का इंपैक्ट है। आइए जानते हैं अनिल जी से कैसे करनी है आखिरी 1.5 घंटे की तैयारी। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? जी, बड़ी बात है यही कि 2 बार 17,900 तक जाने की कोशिश की है निफ्टी ने। एक तो सुबह पहले घंटे में और उसके बाद दिन के दौरान एक बार और, लेकिन खाली अपने दम पर बढ़ने की हिम्मत नहीं है और ग्लोबल सपोर्ट उतना जितना चाहिए वो आता दिख नहीं रहा है। इन दोनों के बीच में सीमित दायरे में 17,800 के आसपास कारोबार करते हुए निफ्टी। लेकिन एक अच्छी बात यह कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 17,800 के ऊपर ज़्यादातर वक्त बिता रहे हैं और 37,500 के अहम सपोर्ट के ऊपर बैंक निफ्टी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आईटी, प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनियों में आज बिकवाली का माहौल है, तो मेटल्स, सरकारी बैंक और ऑयल गैस शेयर आज खरीदारी के मूड में है। 100-125 पॉइंट नीचे अब डाउ फ्यूचर्स होता हुआ दिख रहा है। 100 पॉइंट नीचे आपके लिए नैस्डैक फ्यूचर्स है। यूरोप के बाजार आधा से 1% नीचे, तो अमेरिका में कल की गिरावट के बाद आज फिर से गिरावट के आसार हैं। ये आपको दोनों ही इंडाइसेस के फ्यूचर्स में नजर आएंगे। तो आज अब तक का जो रुझान है वो मिला जुला, लेकिन एक अच्छी बात दीप जो है, जो शायद आपको इंडेक्स देखकर समझ में नहीं आ रही है, वो ये ब्रोडर मार्केट में बढ़िया खरीदारी का माहौल है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या जो है वो घटने वाले शेयरों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। एनएसई पे आप देखिए 1262 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, उससे आधे 680-90 शेयर कमजोर है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीएसई पर भी यही हाल है, 2250 शेयर मजबूत है, 1280 शेयर कमजोर है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रोडर मार्केट का मूड माहौल इंडेक्स के बाहर चुस्त दुरुस्त है और इंडेक्स में एक हल्के फुल्के करेक्शन की जो जरूरत है, शायद वो जरूरत बाजार में इस वक्त पूरी होती हुई दिख रही है। जी ठीक है, चलिए सर, एक बार वही पूछना था आपसे। रिकवरी 12:30 बजे मेरे को याद है जब मैं भी अंदर था, एक रिकवरी के अटेम्प्ट आ रहे थे और लग भी रहा था कि शायद फिर से 18,000 के लेवल का एक अटेम्प्ट कर सकता है। 17,900 तक भी निफ्टी पहुंचा था, बट वापस फिसले हैं। ग्लोबल सपोर्ट नहीं है। ब्रॉडर मार्केट पर ही फोकस करना है आखिरी 1.5 घंटे के लिए, एक बार फिर से एक और रिकवरी का अटेम्प्ट आएगा? क्योंकि सपोर्ट तीनों बार सर जब भी बाजार फिसले सपोर्ट को आराम से होल्ड किया। हाँ, 17,800 के 17,700 17,800 सपोर्ट रहेगा ही। वहां पर खरीदारी आएगी, चिंता की बात नहीं है। पॉइंट ये कि डीप 2 चीज हो रही है जो समझनी चाहिए। आज दिन का चार्ट देखिए आप, ये बीच में जो एक हल्की सी पहाड़ी बनी है ना ये पहाड़ी, ठीक है। तो ये जो बीच में जो मैदान है जो 3 घंटे का जी, इसमें ना आपने 17,800 के आसपास टाइम बहुत पास किया, लेकिन जब भी आप रिकवरी आ रही तो रिकवरी के बाद ज्यादा देर ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं टीले पर जाकर। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर के स्तर पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी बिकवाली है। तो अगर आप लोअर लेवल पर सपोर्ट पर खरीद रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा आपको चुस्त रहना पड़ेगा। आप ये सोचे कि 17,800 से 17,900 के नजदीक आया, चलो ठीक है, थोड़ी देर देखते हैं, थोड़ा और मजबूती देखते हैं, तब तक पता चला 50 पॉइंट। सो गिरने में जो 50 पॉइंट नीचे आ रहा है ना वो 17,900 से, वो वक्त नहीं लगा रहा है। इसलिए आपको प्रॉफिट बुकिंग में क्विक रहना पड़ेगा। नो डाउट 17,775-800 के आसपास जो रेंज है वहां पर सपोर्ट है, तो बहुत तेज गिरने के मूड में नहीं है, लेकिन रिकवरी भी उतनी शार्प और मजबूत नहीं दिख रही। तो बचे हुए समय के लिए आपके लिए रेंज 17,700 17,900 हो गई। 17,900 के पार निकलकर टिकेंगे तो बढ़िया फ्रेश खरीदारी आती दिखेगी। 800 आपका निर्णायक लेवल है एक तरह से, 17,700 बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। सो ये क्रिस्टल क्लियर रेंज है। और जब आपको ये पता है कि रेंज ये है, जब आपको पता है कि नीचे मंदी भी 100 पॉइंट से ज्यादा की नहीं है, आपको ये पता है ऊपर की रिकवरी भी आज के लिए 100-125 पॉइंट से ज्यादा की नहीं है, तो फिर आप सोचते हो कि छोड़ो निफ्टी क्यों देखना है। ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, स्टॉक्स पे फोकस करते हैं जहां बड़े ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, जहां पर ब्रेकडाउन के संकेत आ रहे हैं। पहली चीज, सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी भी आप देखिए 38,500 के नीचे से जाना नहीं है। करेक्ट। और ऐसा भी नहीं कि इसको बहुत तेजी से बढ़ के ऊपर हो जाना है। 37,500 के नीचे नहीं जाना है। तो आज का लो 37,513 है, आज का हाई 37,868 है। तो बहुत छोटी सी रेंज में बैंक निफ्टी भी ट्रेड करा है। तो मुझे लगता है कि इंडेक्स में रेंज बाउंड ट्रेड की ही आप उम्मीद कर सकते हैं बचे हुए समय के लिए भी। सो लेट्स सी क्या होता है। डेटा भी आ रहे हैं, थोड़ी देर में और विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल, चलिए थोड़ी देर में स्ट्रैटेजी भी लेंगे। एक खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, थोड़ी देर में उनसे भी करेंगे बातचीत। और हमारी टीम भी तैयार है बताने के लिए कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। आइए वरुण और कुशल के पास चलते हैं जानने के लिए खबरों वाले शेयर्स और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं ट्रिगर्स?
गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले आईडीएफसी लिमिटेड पर नजर रखिए। आज यहां पर अंतरिम डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक होगी। साथ ही एशियन ग्रेनिटो यहां पर भी राइट्स इशू को लेकर बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। कल के सत्र में स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर के नंबर्स आते हुए दिखेंगे चौथी तिमाही के। तो फोर्थ क्वार्टर की जो अर्निंग्स हैं वो कल से शुरू हो जाएंगी। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, इसका बाईबैक कल बंद होता हुआ दिखेगा। कुल 85 करोड़ का ये बाईबैक है। 600 रुपये प्रति शेयर इसका प्राइस तय किया गया था। और टाटा ग्रुप अपना जो सुपर ऐप है न्यू, उसको लॉन्च करता हुआ नजर आएगा। बीएससी के 24 शेयर ट्रेड टू ट्रेड में जाते हुए नजर आएंगे। और सुप्रीम पेट्रोकेम यहां पर कैपिटल रिडक्शन की एक्स डेट कल के सत्र में होगी। शुक्रवार 8 अप्रैल यहां पर ऑल इम्पॉर्टेंट डे है। आप देखिए यहां पर आरबीआई की तरफ से जो फैसला है ब्याज दरों पर वो अनाउंस होगा सुबह 10 बजे। यहाँ पर ये आरबीआई के जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर ये टेलीकास्ट किया जाएगा और 12 बजे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज तीसरी तिमाही के अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही रुचि सोया, इसके एफपीओ के जो अलॉटेड शेयर्स हैं उसकी लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। करीब 6.6 करोड़ शेयर्स यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। जोमैटो काफ़ी सारे इंडाइसेस में इंक्लूड होता हुआ दिखेगा। पर्टिकुलरली चुनिंदा नाम BSE 500, BSE 150 मिड कैप जैसे इंडाइसेस हैं। सुप्रीम पेट्रोकेम यहाँ पर 7 BSE इंडाइसेस से ये बाहर निकलेगा। और अंत में आरबीएल बैंक यहाँ पर भी ये BSE 250 लार्ज मिड कैप इंडेक्स से एक्सक्लूड होता हुआ दिखेगा। और S&P BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स से भी एक्सक्लूड होगा। तो 2 एक्सक्लूजन और 1 इंक्लूजन जोमैटो। ओके, तो जोमैटो पर रखेंगे नजर। आज तो ब्रोकरेज रेडार पर भी था। और आइए वरुण से जानते हैं आज और कौन से स्टॉक्स हैं खबरों में। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले तो बीपीसीएल के लिए हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि इस कंपनी का जो विनिवेश है उसकी मौजूदा प्रक्रिया सरकार खत्म कर सकती है और नए तरीके से कहीं ना कहीं इसकी विनिवेश की जो प्रक्रिया है वो उसकी शुरुआत सरकार कर सकती है। इसके अलावा पेटीएम, इन्होंने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है जहाँ पे करीब करीब 65 लाख के नए लोन जो है वो इस कंपनी ने बांटे हैं, 65 लाख करोड़ के आसपास के। इसके अलावा जो ओवरऑल डिसबर्समेंट है, माफ़ कीजिएगा, उसमें 417% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। और जो मार्च में पेमेंट है उसमें करीब करीब 104% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो हुई है। और इस कंपनी के सीईओ ने शेयर होल्डर्स को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अगले 6 महीने में ऑपरेटिंग एबिटा जो है उस पर ब्रेक इवन कर सकते हैं और बिना ग्रोथ को कहीं ना कहीं हटाए ये जो लक्ष्य है उसको फोकस करने का या फिर उसको अचीव करने का टारगेट रखते हैं। आरबीएल बैंक 31 मार्च तक जो डिसबर्समेंट है उसमें 8% की बढ़ोतरी हुई। एडवांसेस 3% बढ़े हैं। कासा रेशियो जो है 31.8% से बढ़ के 35.3% पे आया है। एंजल वन मार्च में 4.8 लाख नए ग्राहक जो है वो इस कंपनी ने जोड़े हैं। करीब करीब 5.2% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है ग्राहकों की संख्या में। आईएक्स मार्च में वॉल्यूम जो है उसमें 16% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और Q4 में करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी कुल वॉल्यूम्स में हुई है। फोर्स मोटर्स मार्च में जो घरेलू बिक्री है 2392 यूनिट रही है। 298 यूनिट्स के आसपास का एक्सपोर्ट रहा है। मारुति, इस कंपनी ने कहा है कि गाड़ियों के दाम बढ़ाने का फैसला इस कंपनी ने ले लिया है। इसी महीने गाड़ियों के दाम ये कंपनी बढ़ाएगी। जाहिर सी बात है, कॉस्ट बढ़ने का इम्पैक्ट हो रहा है। टाटा मोटर्स कंपनी ने नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च की है। कर्व नाम से इसको जो है वो कंपनी ने लॉन्च किया है। 400 से 500 किलोमीटर प्रति चार्ज पे ये गाड़ी चलेगी, ये कंपनी का दावा है। सीएट ऑटो PLI स्कीम के आवेदन को इस कंपनी की मंजूरी मिल चुकी है। L&T 1000 से 2500 करोड़ के रेंज में L&T कंस्ट्रक्शन को ऑर्डर मिला है। JSW स्टील महाराष्ट्र में असगांव आयरन और ब्लॉक की बोली जो है इस कंपनी ने जीती है। महानगर गैस CNG के बाद PNG के दाम भी 5 रुपये प्रति SCM से बढ़ा दिया इस कंपनी ने। वोकार्ड Q4 में राकेश झुनझुनवाला ने 5 लाख अतिरिक्त शेयर जो है इस कंपनी में खरीदे हैं। हिस्सेदारी 2.08% हो चुकी है। वोडाफोन आइडिया डिजिटल जॉब पेमेंट के लिए इस कंपनी ने करार किया है। अपना M गुरु और परीक्षा नाम से कुछ ऐप्स है जिनके साथ इन्होंने करार किया है। इन रेक्टिफायर्स मार्च में करीब 73.4 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं इस कंपनी को। ऑन मोबाइल ग्लोबल Q4 में मुकुल अग्रवाल जी ने 1.61% हिस्सा खरीदा है। बड़े सौदे हुए हैं। रुचि सोया में 4 लाख शेयर, बारबेक्यू नेशन में 62 लाख शेयर, टाटा पावर में 42.6 लाख शेयर, BL और ICICI प्रू में 10-10 लाख शेयर बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये बताओ वरुण की ये टाटा मोटर्स ने जो SUV लॉन्च की है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली, यस सर, इसकी स्पेलिंग क्या है और नाम क्या है? कर्व, CURVV, डबल वी है। अब इसको कर्व वी को हो या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मुझे तो वही लग रहा है। नहीं तो अगर कर्व वी होता तो एक स्पेस तो अब जो मैं बचपन से CURV कर्व याद किया उसका क्या करूं अब मैं?
भूल जाइए अनिल जी, और क्या कर सकते अब तो बड़ी मुश्किल से तो करू की स्पेलिंग, पहले तो करू की स्पेलिंग KAR भी याद करते थे। इजी होता है ना। रोज अनिल जी डिक्शनरी में चेंजेस हो रहे, नए नए नाम निकल के आते हैं। गाड़ियों के नाम और स्टार्टअप्स के नाम, पता नहीं मतलब कौन न्यूमरोलॉजिस्ट है जो सजेस्ट करता है, कहाँ से आते हैं भगवान, खतरनाक वाले हैं। खतरनाक रहते हैं। मतलब इसमें एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि इनका नामकरण संस्कार का, कि वो नहीं होना चाहिए जो एक्चुअली स्पेलिंग है। ये बात सही है। पहली कंडीशन ही यही है ना। चलिए आइए स्वागत करते हैं हमारे सारे मेहमानों का। हमारे साथ है कुणाल जी, राकेश जी, आशु मदान साहब, साथ ही जय ठक्कर जुड़ने वाले, संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिन जी जुड़ चुके हैं। सबका स्वागत है और सबसे ज्यादा स्वागत है किरण जी का। अब इस पे बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है, हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली वाले ऑब्जेक्शन लेते हैं तो लेते रहे। किरण जी हमारे स्टूडियो में आए इसलिए इनका विशेष स्वागत है किरण जी, और इसलिए विशेष बिगुल आपके लिए सबसे पहले, और आपके लिए सबसे पहले बिगुल इसलिए विशेष है कि इसी तरह के विशेष बिगुल की फरमाइश हिमांशु जी ने भी की थी। ओ वाह, हाँ सेम स्टॉक, लेकिन उसके बावजूद हाँ तीसरी बार हो गया। हाँ, तीसरी बार, फिर भी आपके लिए बिगुल है क्योंकि आप स्टूडियो में आए, तो एक स्पेशल पिक का बिगुल हमारे किरण जी के लिए। स्वागत है किरण जी आपका स्टूडियो में, धन्यवाद तशरीफ लाने के लिए। बताएं सर स्पेशल पिक। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, दीप, आपको भी वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए बाय करना है नेशनल एल्यूमिनियम, बहुत ही अच्छे ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि 128 से जो वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक उछल रहा है और 130 की लेवल क्रॉस कर रहा है, जहां पे 58 लाख शेयर्स ट्रैप हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि टारगेट्स आपको 138, 140 के देखने को मिलेंगे 2 से 3 दिनों के लिए। तो 2 से 3 दिन के लिए ये ट्रेड लेना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 128.50 का, और जो मैंने टारगेट्स किए बताए 138, 140 के टारगेट्स आपको जरूर देखने को मिल जाने चाहिए। बहुत ही स्ट्रांग पैटर्न है, ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट। 38-140 के टारगेट, राइट? बिल्कुल अनिल जी। बिल्कुल, और ये स्टॉक है जो तेज दौड़ लगाने को तैयार है, और नेल्को 2 हफ्ते पहले हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा था। हम भी ये कहते हैं 115 से 115 पे था, 135-140 का टारगेट है। बिल्कुल परफेक्ट टारगेट आपने दिए हैं, और साथ ही इसके टारगेट्स आपको दे रहे हैं हिमांशु जी भी कह रहे हैं कि उनकी भी पसंद का शेयर है नेल्को, उनकी तरफ से भी स्पेशल पिक के तौर पर रिकमेंडेशन है। तो दोनों तरफ से ये लिया जाए नेल्को। किरण जी की भी राय है और साथ ही राय हिमांशु जी की तरफ से भी है। तो इस स्टॉक में कुछ बड़ा एक्शन है। एक्चुअली आज मेटल सारे बड़े मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, तो पूरे मेटल में जो एक्शन है उसमें आपको खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए, मुझे आशंका लग रही है वागले साहब का भी ये स्टॉक यही ना हो। बिगुल वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, मैंने स्टूडियो में ना आने की कीमत अदा की है। मेरा भी स्टॉक नाल्को है, और आप बिल्कुल सही है, आप मुझे बिल्कुल सही जानते हैं। क्लियर कट ब्रेकआउट है, और किरण जी ने स्पॉट किया है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा 136 का टारगेट है, जो मुझे लगता है कल तक आना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 129.50 का होना चाहिए। ओके, तो ये नेल को क्या बात है, एक साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स की आ गई है खरीदारी की राय। वागले साहब को पसंद है, किरण जी को पसंद है, और हिमांशु जी को पसंद है, और नेल्को को कभी ना नहीं कहना है। वो हमारे सुमित जी, उनको भी सब कुछ पसंद है ही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये है आपके सारा का सारा स्टॉक। और एक और स्टॉक जो बड़े दिनों बाद भागा है, सेल 112 रुपए 110 के पार निकला है। इसको तो कोई 140 करवा दे बस। लोग हाँ, अरे 2 क्वार्टर पहले जो इसने 140-45 का हाई बनाया था, 6 महीने के चार्ट देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और वहां से आइए कुछ और बेहतरीन कॉल्स आने की तैयारी। मुझसे पहले एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं रुख। हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं इस वक्त ब्रजेश कुमार, और ब्रजेश लेकर आए एक इंटरेस्टिंग खबर जो ब्रोकर्स के काम की है। तो आप लोगों में से भी जो ब्रोकिंग बिजनेसेस में है वो भी जरा सुनिएगा, और बाकी लोगों के इन्वेस्टर्स के काम की। तो ये ब्रजेश बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास।
बिल्कुल, खबर यह है कि सेबी का ऐसा प्रस्ताव है कि जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो बैंकों से मार्जिन के तौर पर, जो क्लियरिंग मेंबर से जो मार्जिन के तौर पर एफडी लेते हैं या बैंक गारंटी लेते हैं या दूसरे तरह के जो भी सिक्योरिटीज मार्जिन के तौर पर लेते हैं जहां बैंकों का एक्सपोजर होता है, तो उस लिमिट को कैप करने की तैयारी है, यानी एक सीमा लगाने की तैयारी है। और जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन का ओवरऑल जो एक्सपोजर होगा उसका 20% से ज्यादा किसी एक बैंक से नहीं लिया जाएगा। इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और इसके पीछे की मकसद जो है वो ये है कि किसी भी ऐसी कोई स्थिति आ जाए जिसमें कहीं कोई बैंक परेशानी में पड़ जाए तो ऐसा नहीं हो जाए कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन और क्लियरिंग मेंबर जो है, ये जो सेटलमेंट का पूरा सिस्टम है, इस पर कोई आंच नहीं आने पाए। इस वजह से 20% की एक सीमा लगाने की तैयारी है। हाल के दिनों में हमने देखा था कि कुछ ऐसे मामले हुए थे जहां पर एफडीआर को लेकर के, यानी फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स को लेकर के जो कस्टोडियन था और जो ब्रोकर था उसके बीच में काफी डिस्प्यूट हुआ था। तो ऐसी स्थितियां ना पैदा हो, कोई जोखिम आगे आए तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उसको बेहतर तरीके से संभाल सके, इस वजह से एक सीमा लगाने की तैयारी है। लेकिन इसमें एक जो समस्या, ऐसा जो इंडस्ट्री सोर्सेज बता रहे हैं, वो ये आ सकती है कि जो एफडी का काम है या जो एफडीआर इशू करने का काम है या जो बैंक गारंटी वाला काम है, खासतौर पर कैपिटल मार्केट के एक्सपोजर वाला, उसमें ज्यादातर निजी बैंकों की भागीदारी है और उसमें भी एक दो बैंक है जो मुख्य तौर पर इस काम में हैं। तो ये ब्रोकर्स को आगे जाकर ये समस्या पैदा हो सकती है कि वो किन बैंकों से लाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बैंक इस काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जोखिम को देखते हुए या अपनी पॉलिसी को देखते हुए। तो मुमकिन है कि ब्रोकर्स को जो मार्जिन के तौर पर कुछ दूसरी और सिक्योरिटीज जो है, लिक्विड सिक्योरिटीज देनी पड़ सकती हैं जब ये पॉलिसी अमल में आएगी तब। ओके, तो ये है आपके लिए मार्जिन सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने की तैयारी और इसके चलते हुए बैंक्स का एक्सपोजर जो ब्रोकर्स में होता है उसे चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। ये है बड़ी खबर सारे ब्रोकर्स के काम की। और सेबी की तरफ से क्लियरिंग कॉरपोरेशन की तरफ का एक्सपोजर जो है मार्जिन को लेकर वो घटाने का इरादा। धन्यवाद ये खबर देने के लिए ब्रजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं आगे। और किरण जी, फिर बिल्कुल एडवांटेज लेना चाहिए अनिल जी स्टूडियो में आने का। नहीं, सुपर फॉर्म में बिल्कुल लेना चाहिए। ये ध्यान रहे कि किस वक्त एडवांटेज से अनड्यू एडवांटेज तक नहीं चले जाए। ओके, बिल्कुल किरण जी के लिए एक और किरण का कमाल। बताएं सर। मेटल का ही स्टॉक है, वेदांता बाय करने की सलाह है। मेरा मानना है कि ऑप्शन के द्वारा ये ट्रेड देना चाहूंगा। आपको बाय करना है जो स्टॉक है वेदांता का 425 का कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 20 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 17 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे पहले 30 के, दूसरे 34 के। ये दो टारगेट्स देखने को मिलेंगे। इसके देने का कारण एक ही है, ऑप्शन चेन डेटा और ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन चेन डेटा अगर देखते हैं अनिल जी तो 440 के कॉल में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। उधर लगभग 20 लाख का ओआई देखने को मिल रहा है और उधर 3.5 लाख का अनवाइंडिंग अभी देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट्स ट्रैप हो चुके हैं, वो कवर करने हैं और जिस तरीके से ये वेलोसिटी में चल रहा है, मेरा मानना है कि ये टारगेट्स बिल्कुल हासिल होते नजर आएंगे। ओके, तो ये है वेदांता में क्या बात है, पिछले कुछ मिनटों में गजब दौड़ लगा रहे हैं सारे के सारे। नेल को देखिए 5%, वेदांता भी अब 430 के पार निकलता हुआ। दीप, इसमें 430 में वो भी गिनने आपको 50 रुपए 60 रुपए डिविडेंड के 480 रुपए हो गया एक तरह से। 500 रुपए का हमारे टारगेट के बेहद नजदीक पहुंच रहा है, कमाल होता दिख रहा है। लेकिन हाँ, एक और स्टॉक जो बड़ा भागा है सेल, इसके लिए तो बधाई दी जानी चाहिए बंसल जी को। वैसे तो काफी लोगों ने रिकमेंड किया, हमारे आशु सर भी सेल पे बहुत बुलिश है, लेकिन पिक ऑफ द वीक था या पिक ऑफ द मंथ था, कौन सा था बंसल जी? बधाई। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक था। और अनिल जी, नेल्को के बारे में भी अनिल जी आपको सुमित जी की शायरी तो याद है, मैंने भी 123 124 में 2 बार बोला था कि स्टॉप लॉस शायरी बोली थी उस वक्त, काफी ऊपर जाएगा और ये 170 180 के लेवल्स दिखा। ऐसे कोई शायरी बोली थी उस वक्त जिससे हमको याद रह जाए कि नेशनल एल्युमिनियम में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं अनिल जी, शायरी तो नहीं आती हमको, बट अनिल जी उससे भी मुश्किल चीजें आप गाड़ी का नाम लेकिन बंसल जी 400 सबको आता है, आपको भी आता है, कुणाल जी को भी आता है, देखो सचिन जी कह रहे हैं उनको भी आता है, किरण जी को भी आता है, शायरी किसको आती है? इंपॉर्टेंट तो वो है ना। देखिए अनिल जी देखिए, मेरे को जो आता है वो किसी को नहीं आता है।
देखिए आज सुबह अनिल जी आप ब्रूफेन को नहीं बोल पा रहे थे ठीक से, आइबुप्रोफेन को नहीं बोल पा रहे थे, बराबर है। तो अगर मैं आपको मेरे को उसका केमिकल नेम मालूम है अनिल जी, और वो अगर मैं वो केमिकल नेम बोलूंगा तो शायद आप अनिल जी बोल भी नहीं पाएंगे एक बार में। मैं तो वो भी नहीं बोल पा रहा था जो एक्चुअली बोलना था। बताइए बताइए क्या है, कम से कम हमारा नॉलेज तो बढ़े। देखिए अनिल जी, ब्रूफेन का केमिकल नेम है मिथाइल प्रोपाइल फिनाइल प्रोपाइनिक एसिड। अनिल जी एक बताओ ना, चार क्यों बता रहे हो? एक नाम बताओ, चारों मत बताओ एक साथ। बंसल जी की नॉलेज गजब की है, वाह, मान गए। ये एक ही नाम है। अच्छा एक है जी। एक मिनट, कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी। अरे जी देखिए, आप गाड़ी का नाम ले सकते हैं, दवाई का नाम भी आप उच्चारण कर सकते हैं अनिल जी, लेकिन एलोन मस्क साहब के साहबजादे का नाम अगर अनिल जी आप लेके बता दें तो मैं आपको मान जाऊंगा। अनिल जी गूगल करिए नाम, अच्छा। और उसके बाद उसका उच्चारण करिए अनिल जी। क्या बात कर रहे हैं, इतना मुश्किल है? सिंबल्स है नाम, मतलब लेटर नहीं है, सिंबल्स के साथ नाम बनाया हुआ है। अच्छा ऐसा है? वो जो अल्फा बीटा टाइप के सिंबल्स होते हैं ना ग्रीक वाले, उसके साथ नाम। वो ये अल्फा बीटा गामा के लिए हमारे पास विशेष जी है हम उनसे करवाएंगे। हमें सब तरह के आदमी रखे हैं, चिंता ना करें। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है आपके लिए वेदांता और सेल पर राय। हाँ, सेल पे राय तो दो। बंसल जी राय नहीं दी आपने सेल पे अब तक? देखिए अनिल जी, मेरे तो टारगेट अचीव हो गए पिक ऑफ द वीक के। किसी को डिलीवरी में होल्ड करना है तो करे। मेरे अनिल जी टारगेट अचीव की स्टैंप लगा दीजिए और मुनाफा बांध लीजिए। ओके चलिए बहुत बढ़िया, टारगेट अचीव। ये है आपके लिए राय सेल पर आती हुई इस वक्त। आइए बढ़ते हैं आगे और जल्दी से एक बार इंडेक्स पर अपडेट्स भी ले लिया जाए, और कोई स्प्रेड है तो आशु सर से पूछा जाए। आशु सर बताएं। रिकॉर्ड अनिल जी, बाजार में मेरे को अगर इंडेक्स देखो, इंडेक्स को हटा दो तो अनिल जी मुझे तो ऐसा, मतलब पिछले दिनों में जो भी स्टॉक्स कवर किए हैं मुझे तो कोई भी मंदी नहीं कुछ खास नहीं दिख रही है। छोटा मोटा करेक्शन जरूर है, बट अनिल जी मंदी किस में है? मंदी सिर्फ इंडेक्स में है। और इंडेक्स में मंदी क्यों है अनिल जी? वो दो स्टॉक्स हैं जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, जो मंडे को यूफोरिया बना था और धीरे धीरे करेक्ट हो रहे हैं। तो अनिल जी अगर HDFC ट्विंस को हटा दें तो मुझे नहीं लगता, मतलब अगर आप पिछले दिनों में देखें अनिल जी, DLF 400 से ऊपर आके खड़ा हो गया, GMR 40 के ऊपर आके खड़ा हो गया। बाकी अनिल जी जो स्टॉक्स है, फार्मा स्टॉक्स है, मैं अभी अपडेट भी देना चाहूंगा, जो 4 कॉल्स ली थी हमने उनका क्या स्टेटस है। तो अनिल जी ओवरऑल मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक स्टॉक जो हमने रिकमेंड किया पिछले दिनों में अनिल जी, मतलब तेजी की तो सब, मतलब अच्छे वाले की तो सब बात करते हैं, इन्फी की अनिल जी 1900 की कॉल ली थी, जो कि वो लॉस में है क्योंकि इन्फी में एक करेक्शन हुई है, लेकिन मुझे लगता है वो रखना चाहिए क्योंकि वो रिजल्ट तक का प्ले है, तो मुझे लगता है बाउंस बैक आना चाहिए। अदरवाइज अनिल जी बाजार में बैंकिंग को छोड़ के कोई मंदी नहीं, और बैंकिंग में भी वो जो 2 लीडर है उनकी वजह से मंदी है, तो मुझे कोई ऐसी खास मंदी नहीं लग रही। यस, मार्केट जिटरी रहेगी क्योंकि अनिल जी फेड के मिनट्स भी रिलीज होने हैं, तो उसमें भी मतलब पता ही है कि वो क्या किस तरह का कमेंट्री आनी है उसके अंदर, तो उसके चलते अनिल जी थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट दैट करेक्शन वुड बी मोर फॉर इंडेक्स, लेस फॉर स्टॉक्स। तो अनिल जी टाटा पावर देखो, टाटा मोटर देखो, ITC रिकमेंड किया है देखो, और अनिल जी अबव ऑल यस बैंक 10% चल गया अनिल जी, 1275 वाला 14 रुपए हो गया है। तो अनिल जी मुझे ओवरऑल कोई बाजार में मंदी नहीं दिख रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बने रहना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट जरूर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में अगर लिया बेची कर सकते हो तो वो स्मार्ट ट्रेडर कर सकता है, बट अदरवाइज अनिल जी अदर देन बैंकिंग कोई ओवरऑल मंदी नहीं है। और बैंकिंग को अगर हेज करना है तो ऊपर की कॉल्स आप जरूर बेच सकते हैं क्योंकि वहां पे ही प्रेशर है। अदरवाइज अनिल जी निफ्टी में मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती। और अनिल जी वो चारों स्टॉक्स का मैं अपडेट देना चाहता हूं, ऑरो फार्मा, इंडस, सिप्ला और हिंडाल्को, जिनकी चारों की 25-25 रुपए की कॉल ली थी अनिल जी, वो उसमें से 2 के तो टारगेट अचीव हो गए हैं, ऑरो फार्मा का और सिप्ला का। और अभी भी अनिल जी अगर मैं अभी इसी वक्त भी आपसे बात करूं तो उनमें से मतलब ऑरो फार्मा का भाव 30 रुपए चल रहा है, इंडसइंड का भाव 22 रुपए चल रहा है, हिंडाल्को का 25 रुपए चल रहा है और सिप्ला का 27 रुपए चल रहा है। आज भी हम बात करें तो किसी भी तरह की मुझे कोई प्रेशर नहीं है। और अनिल जी एक पुट कॉल दी थी जो आज सुबह भी उसने अच्छा प्रॉफिट दिया। कुणाल जी के प्यार आपके साथ और भगवान के आशीर्वाद से अनिल जी मंदी का सौदा प्रॉफिट देख जाता है बंधन बैंक का। तो बंधन बैंक की अनिल जो पुट दी थी आज वो 25-30% बढ़ गई थी। सुबह 306 बंधन बैंक हो गया था, अभी वापस 314-15 के करीब खड़ा हुआ है। तो मुझे बंधन बैंक अभी भी अच्छा नहीं लगता अनिल जी। तो ये चारों पांचों जो अनिल जी ट्रेडे रहने चाहिए। और रहा मेटल्स का बात अनिल जी, मेटल्स में भी एक ब्रेकआउट दिखा है, वेदांता में बिल्कुल किरण जी ने कवर किया, हमारी भी कॉल है। और सेल भी अनिल जी जो रेजिस्टेंस लेवल्स के जब ऊपर आके अगर कन्विंसिंगली खड़ा हो रहा है तो इसका मतलब ऊपर की जर्नी मेटल्स में भी दिख रही है। तो अनिल जी मुझे ओवरऑल कोई ऐसी मंदी नहीं दिख रही है। 100-200 पॉइंट निफ्टी अगर 17,700 आएगा तो बिल्कुल लेना है। बैंक निफ्टी में मैं तेजी में नहीं हूं, उसमें बैंक में अनिल जी पर
उसमें भी अनिल जी एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है, पीएसयू बैंक्स, स्टेट बैंक, कैन बैंक, बैंक बड़ौदा। अनिल जी ये तीनों बैंक इतने अच्छे दिख रहे हैं, तो मैं बैंक निफ्टी में भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। तो अनिल जी मार्केट में ऐसा कोई मुझे दिक्कत नहीं लग रही है, ओवरऑल स्टॉक्स के अच्छे साथ बने रहिए, थोड़ा बहुत ऊपर कॉल वॉल बेच के हेज कर लीजिए, ऊपर नीचे ले सकते कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है अनिल जी अभी। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए राय आशु सर की तरफ से। बने रहे, 25-25 वाले 50-50 हो गए फटाफट एक एक दिन में। ये बहुत बढ़िया, 4 कॉल ऑप्शन आपको दिए थे 25-25 वाले, और एकमात्र शॉर्ट इन्फोसिस दिया था, वो नीचे जा रहा है। तो कमाल का डायरेक्शनल कॉल दोनों ही तरह से, मंदी की तरफ से भी और तेजी की तरफ से। और लगातार आशु सर एक स्टैंड बनाकर रखे हैं, इंडेक्स में मंदी नहीं करनी, इंडेक्स में मंदी नहीं करनी, इंडेक्स में मंदी नहीं करनी है। ठीक है, डन, ओके। आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल BTST का। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर खरीदारी करनी है वोल्टा से, इस पर्टिकुलर काउंटर में लगभग 5-5.5 महीने का कंसोलिडेशन यहाँ पर मैच्योर होते हुए नजर आया है। कल भी एक अच्छा अटेम्प्ट हुआ था इसने 1320 के लेवल को पार करने के लिए, एंड आज भी एक डिप मिलने के बाद वापस एक रिकवरी आ रही है। तो मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है यहाँ पर। लगभग 1380 के लक्ष्य के लिए ये पोजीशन आपको बनानी है। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है अराउंड 1304 पे, एंड खरीदारी करनी है वोल्टास के फ्यूचर्स में। ये है आपके लिए वोल्टास में खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। 1323 के आसपास वोल्टास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1304 का लगाइएगा आप स्टॉप लॉस, और 1380 के टारगेट के लिए ये सचिन जी की तरफ से आपके लिए वोल्टास में खरीदारी करने का मौका बनता हुआ। तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है जहां पर फोकस आपको करना चाहिए। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर भरपूर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, उसी पर आगे बढ़ते हैं और राय लेते हैं। टाटा पावर 8% ऊपर है, मैं राय लूं उससे पहले कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने चार्ट कॉर्नर के साथ, उनके लिए बिगुल। बताएं सर। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद टाइमली आने के लिए, और धन्यवाद किरण जी का भी, तीसरी बार अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया उन्होंने स्टूडियो में बैठे होने का। और खरीदारी की राय है कोल इंडिया में। कोल इंडिया ने एक लेवल तोड़ दिया और ये स्टॉक भी 209 210 की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर भी एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। और कुछ 7-8 दिन पहले कुणाल जी ने भी बड़े बड़े टारगेट दिए थे कोल इंडिया के, सुबह सुबह एक दिन 210 के, तो उस वाली जर्नी कोल इंडिया की शुरू हो गई है, मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए नीचे पैटर्न बना है कोल इंडिया में जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। पैटर्न की पैमाइश मैंने अभी अभी की है। यहां पर 194 रुपए पर स्टॉप लॉस रखे, 194 का स्टॉप लॉस रखे, और जो टारगेट है वो 12 रुपए का, 12 रुपीज का टारगेट ऊपर की ओर बन रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस रखना है 194 रुपए पर। पहला टारगेट होगा 204 रुपए का, 204 का पहला टारगेट, इवेंचुअल टारगेट 208 रुपए का। खरीदारी की राय है कोल इंडिया। तो ये है आपके कोल इंडिया है या डायमंड इंडिया है? सून टू बी डायमंड। कुणाल जी। अनिल जी अब डायमंड से ज्यादा मूल्यवान कोल हो गया अनिल जी। अभी हाल में आपके पास जितने डायमंड पड़े सारे मेरे यहाँ भिजवाओ, मेरे पास बहुत सारा कोयला है। मैं आपको ज्यादा मूल्यवान होने के बावजूद भी 4 गुना कोयला भेजूंगा वजन के। भेजिए तुरंत प्रभाव से। मंजूर, बोलिए डील। अनिल जी देखिए, अनिल जी अभी जब निकल के दाम बढ़ रहे थे अनिल जी, तब ये पशुपेश में लोग थे कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिलेगा या निकल का मेडल मिलेगा। तो अनिल जी इसी तरह एनर्जी की कीमतें बढ़ी तो फिर कोयले का मेडल देना पड़ेगा। ये बात तो सही है, बिल्कुल। कोयले के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं आज की तारीख में, तो कोयला डिमांड में है और कोल इंडिया भी डिमांड में है इस वक्त। आइए सेठी साहब है तैयार, और आइए बिगुल उनके लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर क्या है आज इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी देखिए, बाजार में निफ्टी के लेवल्स पे जहां हम एक और 130 पॉइंट की मंदी देख रहे हैं, उसके विपरीत निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में एक जबरदस्त तेजी का रुख बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि बाजार में मिड कैप सेगमेंट में एक बहुत अच्छी तेजी कंटिन्यू रहेगी। तो वहां से 2 स्टॉक आइडेंटिफाई करें जिनमें खरीदारी करनी। सेठी साहब बताएं सर।
बिल्कुल दीपांशु, जो पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है पावर मेक प्रोजेक्ट, जो कि अभी 875 के लेवल पे ट्रेड करता है। पावर मेक, POWERMECS। देखिए, आज के बाजार में पावर स्टॉक्स ने अपना पावर दिखाया है। आप कोई भी पावर स्टॉक देखिए, जैसे आपके टाटा पावर, अडानी पावर, टोरेंट पावर, CESC और बाकी भी जो पावर सेक्टर को कैटर करने वाले सभी कंपनियां बहुत ही अच्छा कर रही है। और ये कंपनी पावर प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है। वेरिएशन बहुत ही सस्ते हैं। 10 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। 7,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिससे 2-3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। बहुत ही अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। दिसंबर क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा था। 32 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल सिर्फ 2 करोड़ का पैट था। तो इस तरह की दमदार कंपनी। और FIH DIS भी अराउंड 13% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC है, DSC है, IDFC है। मुझे लगता है इस स्टॉक को इन लेवल्स पे 875-76 के लेवल पे जो मैंने रिकमेंड किया, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म का टारगेट है 930 रुपए का। स्टॉप लॉस रखना है छोटा है 860 रुपए। 925 का हाई बन चुका है सर। अच्छा, यही आजकल मिड कैप स्मॉल कैप में तूफानी तेजी चल रही है। बोलते बोलते टारगेट भी आ गए, तो बट 950 के लेवल्स तक होल्ड करना चाहिए और अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर करके 895-900 के आसपास का स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए। तो ये रिवाइज लेवल है। अब 950 का टारगेट करिए और 895 का स्टॉप लॉस। फिलहाल 925 का हाई लगाने के बाद 915 के आसपास आपको काउंटर मिल रहा है। तो ये है पावर मेक। पहली कॉल सिटी साहब की तरफ से 5% ऊपर अभी ट्रेड में आते हुए दिख रहा है। दूसरी कॉल सर। दूसरी कॉल दीपांशु टेक्सटाइल स्पेस से है। स्टॉक का नाम है SP अपैरल, SPAL के नाम से ट्रेड होता है। 383 रुपए के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। भारत की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है नीटेड गारमेंट्स की। इनका खुद का ब्रांड तो है ये नेटालिया, बट ये क्रोकोडाइल जो ब्रांड है उसके लिए एक्सक्लूसिव राइट है इस कंपनी के पास। 70% से ज्यादा का रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आता है। 26 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है और डेट लेवल्स भी काफी कम है। और मुझे लगता है जिस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर को एक अपॉर्चुनिटी मिली और वापिस से ये पूरा सेक्टर फोकस में आया है। आज देखिए तो सियाराम सिल्क मिल, आपके इंडो काउंट इंडस्ट्री, ये तो जो मिड कैप अच्छी क्वालिटी के जो टेक्सटाइल स्टॉक्स है, सब में एक शानदार तेजी देखी जा रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी शॉर्ट टर्म में कमाल करना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 405 रुपए का। स्टॉप लॉस रखना है 375 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए SP अपैरल्स। सिटी साहब शायद थोड़ा टारगेट इस पर भी रिवाइज करें सर। 405 बोला आपने? हाँ। ओके, 397 का हाई है सर। ये तो हमारा SIP स्टॉक भी है। हाँ, SIP स्टॉक है। करेक्ट। अब यही है एक्चुअली। देखिए दीपांशु, ये जो स्टॉक्स है ये शॉर्ट टर्म पिक जो है वो शॉर्ट टर्म टारगेट देता हूँ, बट लंबी अवधि में भी बड़े टारगेट्स के लिए बिल्कुल रखना चाहिए निवेशकों को। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है। मुझे लगता है जिन्होंने थोड़ा अगर ऊंचा भी ले लिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये 425-450 तक के लेवल्स आने वाले मतलब महीने भर में आने चाहिए। तो इस तरह के टारगेट्स के लिए इसको बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय सिटी साहब की तरफ से। SP अपैरल्स और पावर मेक। ऑलरेडी स्पाइक आ गया है, थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए फिर खरीदारी करें। पोजिशनल बेसिस पर भी आप इन्हें रख सकते हैं अपने रेडार पर। मिड कैप स्मॉल कैप्स के लिए बढ़िया समय शुरू हो रहा है और देखिए ये सारे काउंटर्स आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। इस बीच एक्शन में मार्केट्स हैं, बट एक्शन से बाहर है जोमैटो। स्टॉक तो ठीक है, आज थोड़ा सपाट है ट्रेड में, बट उनकी ऐप नहीं चल रही है मुंबई में। और हम ये कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि हमने भी अभी ऐप उनकी खोलने की कोशिश करी और उस पर आपको मैसेज आ रहा है। शो देखते देखते ऐसा क्या ऑर्डर करना था दीप? किरण जी आए हैं पोस्ट मार्केट के लिए। ओके, तो मुंबई में या पूरे देश में? अभी के लिए मुंबई में, बट हम कंफर्म करेंगे कंपनी से कि क्या ये बात ट्रेंड कर रहा है ये इस वक्त। हाँ, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। जोमेटो की ऐप में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। ओके, तो ये इस वक्त इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। और मुंबई में जोमेटो का ऐप काम नहीं कर रहा है, लोग ऑर्डर प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। स्विगी की भी देख लीजिए साथ में, क्योंकि हमारे सुमित जी तो स्विगी वाले हैं। हाँ, तो चलिए जोमेटो में ये एक मुश्किल भरा मामला है इस वक्त। कुछ न कुछ खबरें आती रही है। जोमेटो तो चलता रहता है, जोमेटो पेटीएम दोनों खबरों में ही रहेंगी। कुछ न कुछ पेटीएम के लिए बड़े लंबे समय बाद अच्छी खबर सुनने को मिली। अच्छी खबर है, कमेंट्स अच्छे रहे। तो आज खबर ये सुनने को आई कि पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा साहब, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है अपने सारे एम्प्लॉयज को और बोला कि अगले 6 महीनों में कंपनी ऑपरेशनल लेवल पर प्रॉफिटेबल हो जाएगी। बिल्कुल।
बड़ी बात। हाँ, बड़ी बात है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। स्टार्टअप, हाँ, अगर वो आजकल स्टार्टअप प्रॉफिटेबल होती नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से हार्डली कुछ स्टार्टअप जो प्रॉफिटेबल, नायका वगैरह जो प्रॉफिटेबल होकर आईपीओ में लाए, तो इस वजह से ही आज पेटीएम का स्टॉक बड़े एक्शन में भी इसी वजह से है कि आज जो भागा है, या पिछले 1-2 दिनों में तेज जो दौड़ लगाई कि शायद इन खबरों के दम पर। तो फिलहाल जोमेटो के लिए खराब खबर है, पेटीएम के लिए अच्छी खबर है। एक बार जरा दोनों पर राय ली जाए। आशु सर भी हमारे साथ। आशु सर, आपकी कोई विशेष टिप्पणी इस पर? और नहीं अनिल जी, ये तो छोटी मोटी चीजें, इससे कुछ स्टॉक प्राइस में कुछ फर्क थोड़ा आएगा, ये ठीक हो जाएगी अनिल जी। और मतलब इंसिडेंटली अभी हम जो बात कर रहे हैं अनिल जी, लंच टाइम भी नहीं है और डिनर टाइम भी नहीं है, तो ऐसा बिजनेस में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अनिल जी, अगर आप कहें तो एक और कॉल भी देनी है और बात भी करनी है। तो एक बार मैं आपके पास आता हूँ, उससे पहले एक बार जल्दी से शायद ये बताया जा रहा है कि जोमेटो की प्रॉब्लम खाली मुंबई की नहीं है, लग रहा है बाकी जगह, बैंगलोर और चेन्नई में भी इसी तरह की समस्या, दिल्ली में भी आ गया। अब दिल्ली में भी हमारे व्यूअर्स भी ट्वीट करके बता रहे हैं सर, नहीं चल रही है। अच्छा, और स्क्रीनशॉट्स भी भेज रहे हैं। ये कौन से व्यूअर जो शो के दौरान खाने पीने में दिमाग है? भाई इधर शो में ध्यान दो हमारी तरफ। हाँ, चाय वाय पीनी हो समझ में आता, वहां तक फिर भी ठीक है कि सुस्ती उड़ा रही, कॉफी पीनी है, चाय पीनी, वहां तक ठीक है। खा पी के बैठो ना 2 बजे लंच के पहले। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, वाकई में नहीं चल रही अनिल जी, अभी मैंने चेक किया है। और आप वाकई में अनिल जी, तो आपको किसने बोला चेक करने के लिए? आपको क्या लग रहा है हम बिना चेक किए, ऐसा बिना कंफर्म किए थोड़ी खबर डालेंगे? मेरे पास खबर आई तो भी मैंने बोला कि पहले चेक करो। इधर दीप ने भी चेक की। जी जी अनिल जी मजबूरी है अनिल जी, लंच ऑर्डर करना था। जल्दी करो, डिनर का टाइम हो जाएगा आपके। जैन आदमी सूर्यास्त के बाद खाते भी नहीं है। हाँ, सनसेट के बाद नहीं खाते। हाँ, तो टाइम से मंगवा लो, ऐप में प्रॉब्लम है, डिलीवरी में टाइम लगेगा। चलिए, लेकिन ये समस्या होती हुई दिख रही है। आइए जल्दी से एक बार जय के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय, क्या करना है इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। निफ्टी पर हमारा नेगेटिव व्यू था ही, मॉर्निंग में पुट ऑप्शन दिया था, इनफैक्ट वो 108 वाला पुट 146 तक अनिल जी चले गया। एंड पर एक चीज देखने मिली है कि निफ्टी जो 17,780 के आसपास 2 दफे वहां से रिवर्स हो चुका है, तो वो एक चीज देखनी रहेगी कि अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो मे बी 17,700 तक स्लाइड करेगा। बट जैसे मैंने कहा था कि वो उससे ज्यादा तो मैं देख नहीं रहा हूँ। इनफैक्ट अगर वो लेवल्स देखने मिल जाते हैं 17,750-700 की रेंज में, तो वहां पे एक बाई इनिशिएट भी करेंगे, तो आई जस्ट वेट फॉर दैट। बट जहां तक स्टॉक्स का सवाल है, तो काफी स्टॉक्स में एक अच्छा रिवर्सल देखने मिला है। LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे 390 का कॉल खरीदने की मिली सलाह है। 13 रुपए 65 पैसे पे ये मिल रहा है दीपांशु, इसको खरीदे आप 13.65 पे। 390 के स्ट्राइक का कॉल 386 के आसपास स्पॉट चल रहा है। ये 405 से लेके 430 तक के लेवल्स आपको स्पॉट में दिखा सकता है। एंड अगर वो हो जाता है तो ये जो कॉल ऑप्शन है, इसके जो इमीडिएट बेसिस पर हमारे टारगेट बन रहे हैं वो है 20.35, 20 रुपए 35 पैसे। एंड सेकंड टारगेट बनेगा 26 रुपए 20 पैसे का। सो 20.35, 26.20 ये तो टारगेट्स के लिए खरीदे। 7.60 के स्टॉप लॉस के साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस का 390 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। LIC हाउसिंग फाइनेंस 390 का कॉल खरीद कर चलना है आपको, ये है राय जय की तरफ से। आइए एक कॉल वागले साहब की तरफ से, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, बैंकिंग स्टॉक्स में मुझे कुछ ट्रेंड दिखाई दे रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है 120 के ऊपर, और ये होते हैं 125, 126 आपको कल तक मिलना चाहिए। 5 रुपए की मूव इसमें बड़ी मानी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 119 रुपए का होना चाहिए, टारगेट 126 का, और पोजिशनल टारगेट 128 से 130 का। तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर खरीदारी की राय। LIC हाउसिंग पसंद है जय को। वापस PSU फाइनेंशियल्स एक्शन में आ रहे हैं। आइए देखते हैं किरण जी क्या रेकमेंड कर रहे हैं। किरण का कमाल। बताएं किरण जी, आपको भी कुछ ऐसी स्टॉक पसंद है? बिल्कुल दीप, और ऑप्शन स्ट्रैटेजी देना चाहूंगा मैं। कैन बैंक का 245 का कॉल ऑप्शन जो कि इन द मनी है, अभी 13 रुपए हो गया है। मैंने जब आइडेंटिफाई किया था तब 12 रुपए के आसपास था। तो 13 रुपए और 12 रुपए में आपको एक्यूमुलेट करना है। आपको 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 19 का पहला टारगेट रहेगा, 22 का दूसरा टारगेट रहेगा। 2 से 3 दिन रखना है। इस कॉल में देने की रीजन है 265 में स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही थी। अभी वो
सारी के सारे कॉल्स एडिशन देखने को मिल रही है, लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि बहुत स्ट्रांग एडिशंस हो रही है, बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न्स है। मेरा मानना है कि ये टारगेट्स हासिल हो जाने चाहिए। तो ये है आपके लिए कैनरा बैंक, जहां पर आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। तो रखिए नजर, पीएसयू फाइनेंशियल्स अब एक्शन में आ रहे हैं। बैंक निफ्टी पर भी आप थोड़ा मूवमेंट देख रहे हैं, 37,700 पर बैंक निफ्टी। आइए लेते हैं अनिल जी से इस समय की मार्केट स्ट्रेटजी। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर डाउ फ्यूचर्स तो अच्छा नहीं है इस समय, करीब 100-125 अंक नीचे है। नैस्डैक फ्यूचर्स कल की 2-2.25% की गिरावट के बाद आज भी आपको आधे % से ज़्यादा की वीकनेस दिखा रहे हैं। यूरोप में 1 से 1.5% की गिरावट है। एशिया में आज हमने कमजोरी देखी थी और कच्चा तेल ऊपर आ रहा है सर, $107 पर आ गया है ब्रेंट इस समय। तो जो नए सैंक्शंस की बात लग रही थी उसका इम्पैक्ट कमोडिटीज़ पर दिख रहा है और एल्यूमिनियम इन पर्टिकुलर यहाँ पर रखिए नज़र सर, क्योंकि LME पर एल्यूमिनियम का डेटा थोड़ी देर पहले आया था जिसमें जो इन्वेंट्री है वो काफ़ी तेज़ी से गिरी है। यही नहीं, इन्वेंट्री तो तेज़ी से गिरी है सर, बट परेशानी ये है कि जो रूसाल है रशिया की कंपनी, अब वो LME पर अपना एल्यूमिनियम नहीं बेच पाएगी। तो भंडार कम हुआ है और फ्रेश सप्लाई आने नहीं वाला है, जिसकी वजह से आप एल्यूमिनियम में बड़ा उछाल देख रहे हैं। बिल्कुल नैल्को वगैरह, नैल्को हिंडाल्को उसी तरह से भाग रहे हैं। तो थोड़ा कमोडिटी इन्फ्लेशन का डर फिर से आते हुए दिख रहा है इस समय बाजार में। बताएं क्या करना है सर? दीप 17,775 17,800 समझ लीजिए आज का लो देख लेता हूँ एक मिनट। 17,770 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 17,780, ठीक है ना। सो पहली चीज तो है कि 3:05 तक हमको 17,775 को डिफेंड करना है। वो डिफेंड करके हम 17,825 के ऊपर टिके रहते हैं, जिसके आसपास हम आ गए तो हम क्लोजिंग के लिए 17,900 की तरफ बढ़ेंगे। 17,900 के आसपास की क्लोजिंग मिल सकती है, बशर्ते कि 17,825 के ऊपर 3 बजे हम टिके रहें, 3:05। तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ नीचे की रिस्क नहीं दिख रही। नीचे की रिस्क कब बनेगी? जब आज का लो तोड़कर 3 बजे के पहले आप ट्रेड करना शुरू करें। देखो 3 से 3:30 में तो जो हो जाए उसका कोई मतलब नहीं है। हमें 3 बजे के पहले के मूव को पकड़ना था कि आधा घंटा आपके हाथ में रहे। आखिर 10-15 मिनट में तो कभी कोई मूव 25-50 पॉइंट के ऐसे आ जाते हैं, उसको छोड़ दीजिए, वो एब्रप्ट मूव है। सो अगर 3:05 तक आप आज का लो नहीं तोड़ते हैं और 17,825 को होल्ड कर पाते हैं तो आप 17,875 17,900 तक आराम से आज ही देख लेंगे, वहाँ पर आपका आज का क्लोजिंग हो जाएगा। ये आपके लिए 17,800 क्यों मेक और ब्रेक है वो बता दूँ। 17,800 के पुट पर 61 लाख शेयर हैं, 20 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लगभग हाईएस्ट 64 लाख है 17,500 पर, तो ये लगभग बराबर ही है। और 17,800 के कॉल्स पर 45 लाख शेयर हैं, कॉल राइटिंग तगड़ी हुई है 37 लाख शेयर की। तो अगर 3 बजे तक आप इसके नीचे नहीं जाते तो कॉल राइटर एक बार थोड़ी बहुत जो डे ट्रेडर के तौर पर जिन्होंने कॉल बेचा है वो काटने के लिए आएगा और वो थोड़ा सा ऊपर ले जा सकता है। और अगर 3 बजे तक आप इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो फिर कॉल राइटर हावी होकर जो पुट राइटर है 17,800 पर उससे लॉन्ग अनवाइंडिंग करवाएगा। ये दोनों में से एक चीज होनी। इसलिए 3:05 तक हमें 17,775 नहीं तोड़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के लिए। ठीक है सर। ऊपर में अगर ये तोड़ा तो नीचे 17,700, 17,825 के ऊपर टिके तो 17,900। बस ये बहुत क्रिस्टल क्लियर डेटा दिख रहा है। 17,900 भी हमसे पार नहीं होगा, बिल्कुल 100% भरोसा रखिए क्योंकि 75 लाख शेयर वहां खड़े कॉल राइटर, वो आपको ऊपर जाने नहीं देंगे। अब आइए बैंक निफ्टी, सिमिलरली सेम यहाँ पर मामला है। बैंक निफ्टी 37,500 नहीं जाना चाहिए 3 बजे के तक और नहीं जाएगा। उसका रीजन है कि 37,500 के पुट पर 33 लाख शेयर है, हाईएस्ट है, वो आपको मेंटेन करेगा। न 38,000 पार होगा क्योंकि वहां पर 35 लाख शेयर है, हाईएस्ट है, बराबर है 33 लाख 35 लाख, 37,500 38,000 और आप बीचों बीच में ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त 37,700 के आसपास। तो बैंक निफ्टी में भी न 37,500 टूटने वाला है न 37,800 टूटना, ज़्यादा संभावना है जहां पर आप अभी हैं 37,675 700 के आसपास, यहीं पर आज क्लोजिंग हो जाए तो इस बात की पूरी संभावना बैंक निफ्टी में बनती कि दोनों तरफ किधर भी नहीं तोड़े। तो इंडेक्स में बड़े मूव की संभावना आखिरी 1 घंटे में कम दिख रही है। यहीं पर रहने वाला, यही रहने वाला, क्योंकि आपको डाउ फ्यूचर्स से सपोर्ट नहीं मिला ना। या तो अगर आप डाउ फ्यूचर्स पर ये 100 पॉइंट नीचे है, अभी कितना 100 ही नीचे ना, तो आप इसको है ना एकदम फ्लैट कर दो 100-125 नीचे, तो आपका मार्केट हो जाएगा 17,900। और अगर इसको 150 पौने 200 पॉइंट नीचे कर दो तो आप 17,775 तोड़ के नीचे चले जाएंगे। तो ये आखिर के मिनटों में यही डिसाइड करेगा, क्लियर कट। ठीक है सर, समझ गए।
चलिए, तो ये है आपके लिए इस समय कुछ मार्केट स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। क्योंकि डेटा रेंज बाउंड दिखा रहे हैं और रेंज से बाहर निकालने का काम आपको डाउ फ्यूचर करेगा अगर करता है, बदलाव आता है तो। और यही डाउ फ्यूचर 75-100 पॉइंट 125 पॉइंट ऊपर नीचे रहता है तो ऐसा कैसा रहेगा, मार्केट में कोई मूव नहीं आएगा। ठीक है, आइए कुछ और कॉल्स लिए जाए। सचिन जी के लिए एक बिगुल BTSTT का। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर बिकवाली करनी है JSW स्टील इस पर्टिकुलर काउंटर में। लगातार ये तीसरा अटेम्प्ट हुआ था 750 के बैरियर को ब्रेक करने का, एंड उस पर्टिकुलर लेवल के आसपास जाके डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है 720 के लक्ष्य के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको राइड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है अराउंड 746.50 पे, एंड फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने हैं JSW स्टील के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा 720 का, एंड अगर थोड़ी सी वीकनेस मार्केट में भी आ जाती है तो मुझे लग रहा है 705 के आसपास के स्विंग्स भी बनने चाहिए कंफर्टेबली। तो थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस आ रहे हैं मेटल काउंटर में। ये बेचना है? हाँ सचिन जी, पक्का? जी अनिल जी, बेचने की सलाह दी है मैंने। ओहो, क्या बात है। पहला स्टॉक है मेटल में जो बिकवाली की राय है गजब। 739 के आसपास बेचना है, 746.50 का स्टॉप लॉस है और 720 और 705 के टारगेट के लिए। बिगुल आशु सर के लिए सिंह के सुल्तान आशु मैदान। बनाए सर। अनिल जी, PSU बैंक तो अभी किरण जी ने भी कवर किए। मैंने मेंशन किया था कि स्टेट बैंक, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ अनिल जी इनमें हो रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। एनीवे अनिल जी, वो तो कवर हो चुकी है। स्टेट बैंक तो हमारी कॉल चली रही है अलॉन्ग विद टाटा मोटर। अनिल जी, येस बैंक एक बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर आइडेंटिफाई किया था, और अब मुझे अनिल जी एक और खराब बैंक जो थोड़ा अच्छा लग रहा है, और मतलब बहुत ही, जैसे येस बैंक में था सिर्फ ₹1 का स्टॉप लॉस, बहुत मिनिमम स्टॉप लॉस, वो अनिल जी RBL बैंक। RBL अनिल जी 140 रुपए का भाव है, मुझे लगता है 135 या 36 रुपए के स्टॉप लॉस से, सिर्फ 4 या 5 रुपए के स्टॉप लॉस से अनिल जी RBL में भी बाइंग करनी चाहिए। और लगता है अनिल जी कि इसमें भी अब बाउंस बैक आएगा, कि मतलब कुछ ना कुछ होगा। तो जैसे मैंने बोला अनिल जी, मुझे स्टॉक्स में बहुत लिमिटेड मंदी लग रही है, इंडेक्स की मंदी, और उसके रीजन आपसे शेयर किए हैं। तो स्टॉक में कुछ अनिल जी बार्गेन हंटिंग नजर आ रही है, और जो मतलब येस बैंक से एनकरेजमेंट मिली है, तो और एक खराब बैंक है जो मेरी लिस्ट में खराब में था, मुझे लगता है कि उसमें भी एक ट्रैक्शन बनना चाहिए थोड़ा ऊपर को, प्राइस एक्शन। तो RBL में अनिल जी खरीदारी की राय है, बिल्कुल 4 या 5 रुपए का मैक्सिमम स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अनिल जी मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा चल जाएगा। पहले क्या होता था अनिल जी, जब बहुत खराब चीज को कभी बाउंस बैक होता था तो मैं हमेशा मिस करता था, या बिल्कुल परपेचुअल सेल लिस्ट में होता है। तो हम थोड़ी सी वो चेंज की है स्ट्रैटेजी, कि कहीं से तो बाउंस बैक भी आता है, तो उस बाउंस बैक को भी मिस नहीं करना चाहिए। तो अनिल जी, दिस इज अ लर्निंग एंड आई थॉट आई विल शेयर विद एवरीवन। एक मिनट वापस बोलो। आपने जो सीखा हम कैसे छोड़ दें? वापस बताओ सर, क्या सीखा? अनिल जी, यही सीखा कि मतलब मरे हुए को इतना भी मत मारो कि वो डरना ही छोड़ दे। डरने वाला इतना भी मत डराओ। तो किसने आपसे डरना छोड़ा, मुझे बताओ। 1-2 नाम तो बताओ पैनल में कि ये आदमी मेरे से डरना बंद हो गए। अनिल जी, सिम्मी जी अब डरती नहीं है, साथ खड़े होके सेल कॉल। तो इसको डर ही बोलते हैं। आप उसको प्रेम मत समझो, उसको डर ही बोलते हैं कि आपके चक्कर में शॉर्ट कॉल देना चालू कर दिया उन्होंने। बाकी जो 2-4 लोग नहीं देते थे वो भी एक्टिव हो गए, सुमित जी और ज्यादा देने लगे। तो इसलिए आपका डर बरकरार है सर, चिंता न करें बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अच्छी बात है कि दोनों तरफ के ट्रेड पकड़ में आए, और यही चीज जो आप कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत स्टॉक मरा हुआ है तो उसको वहां नीचे में पकड़ना भी चाहिए। और वैसे ही जैसे हमें भी देखना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक बहुत बड़ा हुआ है तो उसके बेचने के कहाँ बेहतरीन मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल RBL बैंक यहां पर खरीदारी करने के लिए आशीष सर की तरफ से। आइए अब 2:45 पर मुलाकात करेंगे हम बसिन साहब से। सर स्वागत है आपका, नमस्कार। बताएं सर अपडेट्स। हाँ अनिल जी, देखिए बैंक निफ्टी में क्या बढ़िया रैली आपको फॉल मिला, बिकॉज HDFC बैंक में सेलिंग थी। तो कल आपको 38,400 पे दिया था, 38,450, वो 37,600 बिक गया। बाकी मेरे आज सुबह जो कॉल था जिंदल स्टील, वो स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन SBI कार्ड्स हैज एक्सीडेड इट्स टारगेट, 858 बिक गया। और साथ में बंधन बैंक 319 रुपए हो गया, जो आपको कहा था। इसके अलावा जी GMR
अशोक लीलैंड, टीवीएस, हिंद कॉपर, आरईसी, पीएफसी, गोदरेज प्रॉपर्टी, पीएल और बैंक निफ्टी सारे अपने अपने टारगेट हिट गए। भारत फोर्ज, अब आपके लिए 2 नहीं 3 बाय कॉल्स हैं और मैं फिर रीइटरेट करता हूं, डॉलर स्ट्रेंथ विल नॉट रिमेन, इट विल अगेन वीकन, सो दिस आर टाइम टू बाय डॉलर द अदर ऑपोजिट साइड्स लाइक सम सेलेक्ट मिड कैप आईटी एंड आई एम गिविंग यू 3 नेम्स टू बाय नाउ। ओके, चलिए तो बढ़िया, 3 खरीदारी की राय अब आपके लिए आती हुई बसंत साहब की तरफ से, बताएं सर। तो अनिल जी सबसे पहले लीजिए एम्फोसिस। एम्फोसिस विल कम आउट विद द स्टर्लिंग नंबर्स एज फार एज बीएफएसआई स्पेस गोज, और उनका जो हेज है डॉलर के अगेंस्ट, इट विल ओनली स्टैंड आउट। अगर तेल यहाँ रहेगा तो रुपी कैन नॉट स्टे स्ट्रॉन्ग, और अगर डॉलर के अगेंस्ट हेज होता है तो आपको ऑलरेडी हेज आपको किया होता है। तो आई थिंक एम्फोसिस इज गिविंग यू अ ब्रिलियंट एंट्री पॉइंट 3190 3200 में, 3145 का स्टॉप लॉस, 3350 का टारगेट। दूसरा बाय आज की डेट में बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस इज एसबीआई लाइफ। देखिए अनिल जी, जब यील्ड्स बढ़ते हैं तो उनकी फिक्स्ड इनकम की जो ट्रेजरी इनकम है विल गो अप, और न्यू ग्रॉस वैल्यू बिजनेस इज ओनली इंक्रीजिंग फॉर एसबीआई लाइफ। 1105 में लीजिए, 1080 का स्टॉप लॉस, 1200 का टारगेट। और तीसरा पिक अगेन जिसने सबसे ज्यादा एनबीएफसी में अपना बिजनेस एक्रिएशन दिया है, एमएनएम फाइनेंस, 68 68.5 में लीजिए, 65 का स्टॉप लॉस, 75 का टारगेट। जहां पर खरीदारी करने की राय, एम्फेसिस खरीदें 3145 का स्टॉप लॉस, 3350 का टारगेट होगा आपके लिए। एसबीआई लाइफ खरीदें 1080 के स्टॉप लॉस के साथ और 1200 का टारगेट है। और एमएनएम फाइनेंस यहां पर करें खरीदारी 168 रुपए, 168 रुपए 50 पैसे के आसपास, और यहां पर 165 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस और 175 के टारगेट के लिए। तो 3 बेहतरीन स्टॉक हैं, तीनों ही अलग अलग फील्ड के हैं जहां पर खरीदारी करने की राय बसंत साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए, सुमित बगड़िया साहब है तैयार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर, और उनकी तरफ से तैयार है कल होने वाली वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का ऑप्शन। बताएं सर। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। अनिल जी, एक तो टारगेट हिट का मोहर लगाइए। किसमें? सुबह कॉन्ट्रा कॉल दिया था बैंक निफ्टी में 37,800 का कॉल। हाँ राइट, उसमें 275 का टारगेट हिट हुआ है और उसके बाद नीचे आया तो टारगेट हिट का उसमें मोहर बनता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बधाई। अब अनिल जी वापस से कॉन्ट्रा कॉल ले रहा हूँ और मेरे को लग रहा है कि यहाँ से वापस से बैंक निफ्टी रिबाउंड मारेगा और एक अच्छा ऊपर का मूव दिखाएगा। हो सकता है अभी क्लोजिंग आवर में दिखाए या फिर कल दिखाए। तो जो कॉन्ट्रा कॉल बाय साइड का लेना है बैंक निफ्टी के अंदर, 37,700 का कॉल लेना है, 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 37,700 का बैंक निफ्टी का कॉल लेना है। नीचे के अंदर 80 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर के अंदर जो टारगेट बनेगा 280 का पहला टारगेट बनेगा, 380 का दूसरा टारगेट बनेगा। बाय बैंक निफ्टी 37,700 कॉल एट बीएमपी, स्टॉप लॉस 80, टारगेट 280 और 380। ये बहुत सारे सुमित जी जो बड़े बड़े क्रिकेटर महान हुए हैं, वो उनका ऐसा रहता था कि जैसे बैटिंग करने जाएंगे तो पहले लेफ्ट वाला ग्लव पहनेंगे या लेफ्ट वाला वो गार्ड लगाएंगे, ऐसा किसी का कोई ऊपर ऐसे देख के फिर मेरा। आपका भी ऐसा कुछ है कि जैसे सुबह वाला था 175 में लीजिए, 75 का स्टॉप लॉस, 275 का टारगेट, 275 का टारगेट हिट हो गया। दूसरा टारगेट इन्होंने 350 का दिया था, वहां पे देखो 75 वाला मेंटेन नहीं किया तो वो हिट नहीं हुआ। इसलिए अभी 180 में लीजिए, 80 का स्टॉप लॉस, 280 और 380। तो ये किसी ने बताया आपको ऐसा कि इस तरह से रखेंगे तो टारगेट हिट होने की चांस ज्यादा है? नहीं अनिल जी, ऐसा बिल्कुल तो मैं बता रहा हूँ फिर सिर्फ खाली ऑप्शंस में ही मैं थोड़ा सा करता हूँ, ताकि स्पॉट के लेवल्स को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ता। नहीं, मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऑप्शंस के अंदर अनिल जी थोड़ा सा आप ये देखिए कि जब से अपन ये लिफाफे वाला लेवल देते हैं, न्यूमरोलॉजिकल लेवल देते हैं, उसमें बहुत अच्छा मूव मिलता है और मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि याद करने में, बताने में, सुनने में, सब में अच्छा लगता है। ये बात तो सही है, याद करना बड़ा आसान हो जाता है। अब बिल्कुल इजी है, 180 80, 280 380 याद रहेगा एकदम, बिल्कुल सबको याद रहेगा। धन्यवाद सुमित जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। आइए बढ़ते आगे, और एक स्टॉक है जो बड़ी सुर्खियों में, और क्यों है, क्या है, कैसे, किसी को समझ में नहीं आता। एस्कॉर्ट्स, जरा एस्कॉर्ट्स का भाव लाइए, एक तरफ कैश को लगाइए, दूसरी तरफ फ्यूचर्स को लगाइए और फिर कंफ्यूज हो जाइए, क्योंकि ऐसे ही मामला आपको लगेगा ये क्या इतना ऊपर। एक बार हम पहले भी बता चुके हैं कि क्या हुआ एस्कॉर्ट्स में, अब एक बार फिर बता देते हैं। देखो, कैश में खरीदेंगे तो 1892 रुपये में मिलेगा, फ्यूचर्स में खरीदेंगे तो 1595 में मिलेगा। आप सोचेंगे ये क्या, 300 रुपये का फर्क? जी हाँ, सही सुना है, सही देखा है आपने। क्यों है ये फर्क?
क्या हुआ है और क्या हो रहा है एस्कॉर्ट्स में, बता रहे हैं वरुण दुबे हमें पूरी डिटेल्स एक बार फिर से आपको समझाने के लिहाज से। वरुण बताइए। ओके अनिल जी, तो जैसे कि ये डिस्काउंट आया कब, सबसे पहले तो ये बताता हूँ, जिस दिन इस ओपन ऑफर का डेट शुरू हुई थी तभी से ये डिस्काउंट जो है वो इस कंपनी में आ गया था। और आपने देखा था जब ये डेट का अनाउंसमेंट हुआ था तो सबसे पहले अप्रैल के फ्यूचर डिस्काउंट में आए थे, बाकी फ्यूचर जो है वो ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल पे चल रहे थे। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो तीनों फ्यूचर्स अप्रैल मई के दोनों और जून के भी फ्यूचर जो है आपको इन्हीं लेवल्स के आसपास देखने मिलेंगे, 1595 या 1580 या 90 के आसपास। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझिए। देखिए, इस कंपनी का जो ओपन ऑफर था उसमें एक्सेप्टेंस रेशियो करीब 72-73% के आसपास का था, यानी कि आपके जो बचे कुचे 30% के आसपास के शेयर्स है वो आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे। अब ये कब मिलने वाला है, ये आपको मिलेंगे 11 तारीख को, जब इस कंपनी के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन रेशियो जो है उसका फाइनल आउटकम निकल के आ जाएगा कि फाइनली कितना एक्सेप्ट हुआ है और कितना रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद आपको ये शेयर मिलेंगे और जैसे ये शेयर मिलेंगे वैसे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में नए शेयर्स की सप्लाई आ जाएगी। इसी के मद्देनजर काफ़ी लोगों ने फ्यूचर में इसको शॉर्ट किया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो 30 शेयर्स आपको मिलने वाले उसका ब्रेक इवन अगर आप निकालें, अगर आपने 1850 के भाव पे भी लिया था तो उसका ब्रेक इवन निकल के आता है 1450 के आसपास, और अगर उसके नीचे लिया था तो ब्रेक इवन और नीचे आ जाता है 1400 रुपये के आसपास, यानी कि 1400-1450 के आसपास तक आप अपने शेयर जो है वो लगातार अगर बेचेंगे भी, जिनके रिजेक्ट होके आ जाएंगे जो बचे कुछ 30 शेयर, तो भी आप मुनाफे में रहेंगे। तो इस लेवल की सप्लाई जो है वो आने का डर है और इसके लिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो फ्यूचर्स का भाव है वो लगातार डिस्काउंट पे चल रहा है। ये फ्यूचर्स और कैश के बीच में जो डिस्काउंट है वो 11 तारीख के बाद आप देखेंगे जब शेयर्स एक्चुअली आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि आपको कैश के लेवल्स पे थोड़ी बिकवाली देखने मिले और इसके बाद ये जो ओवरऑल डिफरेंस है दोनों के बीच में वो कम होता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरा टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ये डिस्काउंट में है। काफ़ी लोग ने आर्बिट्राज भी किया था जब इसका जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था या फिर जिस दिन एक्स डेट था, तो सेल इन कैश बाय इन फ्यूचर इस तरह का आर्बिट्राज भी किसी लोगों ने किया था, उसके वजह से भी कहीं ना कहीं दबाव में। बिल्कुल, और तब हमने आपके लिए हाईलाइट भी किया था, बट इस समय तो बड़ा डिस्काउंट है, लगभग 15% का डिस्काउंट आप स्पॉट और फ्यूचर प्राइसेस पहले से भी बढ़ गया डिस्काउंट, बहुत ज्यादा बढ़ गया सर। अब इतना ही था पहले शायद 1600 के आसपास था जब पहले डेट आई थी, तब 1600 के आसपास आ गया था, वहां से नीचे आया। लेकिन अनिल जी वही था, तब सिर्फ अप्रैल के फ्यूचर डिस्काउंट में थे, बाकी फ्यूचर अगर आप देखते ना तो प्रीमियम में थे। लेकिन उसके बाद अब अगर आप देखोगे तो तीनों जो ये है आपके फ्यूचर्स वो एक ही लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तीनों क्यों डिस्काउंट में, ये समझ नहीं आ रहा। एक हो तो समझ में आता है कि डिलीवरी आएगी, सेटल हो जाएगी, राइट, बट अब वो तीनों। आशु जी कोई विशेष टिप्पणी, विचार, आपको आइडिया है इसके बारे में? नहीं अनिल जी, इस पे मैं भी अभी जो ये वरुण बता रहा है समझने की कोशिश ही कर रहा था, तो और अनिल जी कोई इस पे होमवर्क नहीं हुआ हुआ। तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स में जिस तरह से बायबैक का ऑफर आया उसके चलते हुए यहाँ पर डिस्काउंट में स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स की कहानी, इस समय नजर रखिए इस पर। आइए स्वागत करते हैं नितिन मुरारका का निफ्टी के निशानेबाज। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या करना है इस समय? 850 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 85 में मिल रही है, 85, 86 ऐसे चल रहा है। 850 ये पुट हो गई, एट द मनी पुट हो गई, सॉरी इन द मनी पुट हो गई। 17,800 के आसपास चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 17,800 का लेवल अभी नेक्स्ट आधे घंटे में ब्रेक करना चाहिए। और डेटा में नेगेटिव डेटा बन रहा है, 17,800 सपोर्ट जरूर है, बट बार बार मार्केट कोशिश कर रही है 17,800 के लेवल को टच करने की, ब्रेक करने की, तो पॉसिबल है कि 17,800 का लेवल ब्रेक कर सकता है। दूसरा नेगेटिव डेटा ये दिख रहा है कि आज के दिन में 17,900 की कॉल में हम देख रहे हैं 64 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है, वेयर 17,900 की पुट में माइनस में 10 लाख शेयर है, यानी नेगेटिव है, अनवाइंडिंग ऑफ पुट्स हो रही है। इसका मतलब है कि पुट राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, कॉल राइटर्स बेच रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव डेटा है। 17,800 की कॉल्स में भी काफी राइटिंग है, तो कुल मिला के आज का डेटा नेगेटिव दिख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,800 के आसपास ही अभी हम लोग हैं, बट नेक्स्ट आधे घंटे में 30-40 पॉइंट का फॉल आ सकता है, इसलिए हम 17,850 की पुट ऑप्शन ले रहे हैं। तो 17,850 की पुट ऑप्शन खरीदनी है। जरा एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस बताएंगे। 85 में खरीद रहे हैं सर? 85 में खरीद रहे हैं, टारगेट 120 का रखे हैं। अगर आज हमें 130-125 मिल जाए तो बुक कर लेंगे। और स्टॉप लॉस इसका जो 85 में हम खरीद रहे हैं, इसका स्टॉप लॉस हम 50 रुपए का रखेंगे, 30 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, 55 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। चलिए क्लियर है सर। बैंक निफ्टी पर कोई राय? सर बैंक निफ्टी में भी वीकनेस लग रही है और अभी जो निफ्टी में सेलिंग आई है वो बैंक निफ्टी ही ट्रिगर कर रहा है और बैंक निफ्टी लीड कर सकता है सेलिंग को।
तो यहाँ से बैंक निफ्टी में अगर नेक्स्ट आधे घंटे के लिए ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है 37,600 की पुट ऑप्शन लेनी चाहिए जो 185 रुपए में मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस 120 होगा और टारगेट 260 270 ऐसे हो सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस समय जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात है। पुट ऑप्शन खरीद कर जाएं, थोड़ी वीकनेस बाजार में आपके लिए बनती हुई दिख रही है। चलिए इस पर रखेंगे नजर। आइए कुछ और स्टॉक्स पर डालते हैं नजर जहां पर बाजार का एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको फोकस करना है। वोडाफोन आइडिया एक तो अब 11 के लेवल पर वापस आ गया है, उस पर आपको मूव आ रही है दिख रही है। JSPL में अच्छी खरीदारी बनी हुई है, इस पर भी रखिए नजर। ये स्टॉक भी थोड़ा बजिंग इस समय दिख रहा है। तो मेटल काउंटर्स में से JSPL अब थोड़ा और एक्शन में आते हुए दिख रहा है। मिड कैप IT पर भी रखिए नजर। फर्स्ट सोर्स और बिरला सॉफ्ट, ये भी दो काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन बना हुआ है। पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जरा इस पर राय ले ली जाए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बाकी प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा दबाव है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा कर रहा है। जरा इसका चार्ट देखें। जी दीपांशु, दीप, इसमें एज यू सेड राइटली कि इसमें बहुत ही एक बढ़िया एक तेजी देखने मिल रही है। इसका अप ट्रेंड काफी इंटैक्ट है एंड मेरा ये मानना है दीप के AU में लगभग ऊपर के जो लेवल्स है अराउंड 1390 1400 ये लेवल्स हमें ये अप्रैल सीरीज में देखने मिल सकते हैं। जहाँ तक इसका सपोर्ट का सवाल है 1300 इमीडिएटली सपोर्ट है। तो आप रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया, बिकॉज लगभग 70 से 90 पॉइंट की एक मूव यहाँ से भी देखने मिल सकती है जब तक ये 1300 के लेवल्स होल्ड करता है। सो डाउन साइड रिस्क 33 पॉइंट्स की है एंड अपसाइड पोटेंशियल लगभग 70 to 90 पॉइंट्स का है। सो 1:2 एंड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है AU में। सो यहाँ पे अगर जिनकी भी पोजीशन हो तो मेरा यही कहना रहेगा कि 1300 के नीचे का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाकर आप हायर लेवल्स के लिए होल्ड कीजिए। ओके, तो ये है आपके लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जहां पर आपको रखनी है नजर रखें। एक बेहतरीन कॉल जो देने के लिए तैयार हैं सिद्धार्थ जी, स्वागत करते हैं उनका सुपर सेट। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर कौन सा स्टॉक है रेडार पर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। ये एक टेक्नोफंडा स्टॉक लेके आया हूँ। टेक्निकली भी काफी स्ट्रांग है और फंडामेंटली दमदार। फर्टिलाइजर स्टॉक में मुझे लगता है कि RCF बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। पहले टेक्निकल पैरामीटर्स में अगर बता दूं 75 के स्टॉप लॉस के लिए, अभी 102 103 का प्राइस होगा, 75 के स्टॉप लॉस के लिए 145 के टारगेट के लिए जरूर खरीदना चाहिए RCF विद द पर्सपेक्टिव ऑफ 3 महीना। फंडामेंटली फर्टिलाइजर स्टॉक्स तो काफी रैली कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल शॉर्टेज है। मिथेनॉल प्लस लैंड बैंक, पोटेंशियल डीमर्जर, कैश फ्लोज, ये सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है कि RCF एक बहुत अच्छा विकल्प रहता है टेक्नोफंडा के हिसाब से 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से खरीदने का। RCF फर्टिलाइजर स्टॉक इन फायर है और उसमें से RCF काफी बेहतरीन पिक हो सकता है। तो RCF बढ़िया। आपको भी पसंद आ गया सर RCF? हाँ सिद्धार्थ जी, किसको पसंद आएगा पता नहीं। RCF में तो आपको कितने धन्यवाद चाहिए ये बताइए। और सारा पैनल आपको दिल से धन्यवाद देने को तैयार है। सबके रडार पर RCF और 100 के पार निकलता हुआ अब RCF बढ़िया टेक्नो फंडा पिक सिद्धार्थ जी के 75 तो स्टॉप लॉस है, 145 का टारगेट है। बढ़िया मूव आ रही है। एब्सोल्युटली, तो शानदार ये है आपके लिए इस वक्त RCF पर। आइए बढ़ते आगे और फोकस करते हैं एक स्टॉक पर और वो है पेटीएम। ढेर सारी खबरें, ढेर सारा एक्शन और स्टॉक आज है मजबूत। क्यों है मजबूत? क्या कंपनी के लिए चैलेंजेस है और क्या कुछ अच्छा या खराब कंपनी के लिए आगे हो सकता है और क्या डेवलपमेंट हुए हैं बता रहे हैं हमें वरुण पेटीएम करो। डेफिनेटली अनिल जी, अब तो मतलब करो उससे तो काफी कम हो चुका है, काफी आ चुका है ऊपर। तो अनिल जी पहले तो जैसे कि आपने कहा कि तेजी क्यों है वो मैं बता देता हूँ। तो जो लोन डिसबर्समेंट है जो इसने कंपनी ने क्वार्टरली अपडेट उसमें दिया है जिसमें लोन डिसबर्समेंट में करीब 470% के आसपास की बढ़ोतरी हुई। जो सुपर ऐप है इनका M2U उसमें औसतन 41% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि मंथली ट्रांजैक्शन यूजर्स जो है, और साथ ही साथ मर्चेंट पेमेंट जो है उसमें 104% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो ये तो इस कंपनी ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया जो कि अच्छा लग रहा है साल 10 साल एटलीस्ट। वहीं मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उसमें उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में 6 तिमाहियों में ऑपरेटिंग एबिटा जो है उसमें ये कंपनी ब्रेक इवन कर लेगी। याद रखिएगा हमारे साथ भी ये मैनेजमेंट जब जुड़ा था तब उन्होंने कहा था कि ऑपरेटिंग एबिटा लेवल पे जल्द ही ब्रेक इवन करेंगे और उन्होंने अब ये अपडेट दिया है कि 6 तिमाहियों में ये पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे, ब्रेक इवन होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जो सुपर ऐप है उसके तहत ऑफर के जरिए ग्राहक बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैनेजमेंट ने इनफैक्ट विजय शंकर जी ने खुद कहा है कि IPO के लेवल तक, यानी कि IPO जब आया था उस लेवल तक जब तक इनका मार्केट कैप नहीं पहुंचता
तब तक जो स्टॉक ऑप्शंस इनको दिए गए हैं वो बेसिकली इनके पास नहीं होंगे, यानी कि वो उसका कुछ नहीं कर सकेंगे, उनको वहीं रखना होगा, यानी कि उसको बेच भी नहीं सकेंगे, बेसिकली ये वो कहना चाहते हैं। तो इनका पहला लक्ष्य ये होगा कि अपने ओवरऑल जो मार्केट कैप है उसको आईपीओ के लेवल के आसपास तक लेके जाया जाए। तो ये कुछ कमेंट्री थी जो कि लोगों को अच्छी लगी, इसके लिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है। लेकिन कुछ इश्यूज भी है इस कंपनी के साथ, और सबसे बड़ा इशू जो है इस कंपनी के पेटीएम पेमेंट बैंक को लेके है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले आरबीआई ने दरअसल इस बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से मना किया था, और वो इसके लिए बेसिकली किया गया था क्योंकि इनके आईटी के ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसको लेके कुछ कंसर्न्स थे। और आपको याद होगा तब ये भी खबरें आई थी कि कुछ चाइना की कंपनियों को इन्होंने डेटा बेचा इस तरह की, हालांकि कंपनी ने उसका खंडन किया था, लेकिन उसके बाद आरबीआई ने नए कस्टमर जोड़ने से मना कर दिया था और एक ऑडिट कराने को कहा था अपने आईटी सिस्टम का, जो कि माना जा रहा है इस कंपनी ने अभी तक कोई ऑडिटर भी अपॉइंट नहीं किया है। और ये इस कंपनी के लिए दिक्कत की बात इसलिए है क्योंकि जुलाई के आसपास ये कंपनी एलिजिबल हो जाती है नए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए, लेकिन अगर आरबीआई से क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो उसकी गुंजाइश नहीं होगी। और इसके लिए आपको याद होगा मैक्वेरी ने भी इसी रीज़न की वजह से इसको डाउनग्रेड किया था। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसके लिए अभी तक इस कंपनी ने ऑडिटर नियुक्त नहीं किया है। देखते हैं इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट निकल के आता है। तो ये कंसर्न, और जैसे कि मैंने बताया क्वार्टरली अपडेट इस कंपनी का वो तो अच्छा था। तो क्वार्टरली अपडेट अच्छा है, उस वजह से स्टॉक मजबूत है। कंसर्न तो खैर पहले से ही है, हाँ, वो तो काफ़ी समय से है, जब से आईपीओ फ्लॉप हुआ है उसके बाद से लिस्टिंग खराब हुई, उसके बाद स्टॉक गिरता हुआ जाए। लेकिन आज बाजार का मूड माहौल इसलिए अच्छा है कि अगले 6 महीनों में 6 तिमाही में 6 तिमाही बोला, 6 तिमाही अच्छा गौड़ आपने करे, मैं तो 6 महीने बढ़ा दी, 18 महीने हो गए। 6 तिमाही तो बहुत होती है, क्वार्टर 6 क्वार्टर 18 महीने 18 महीने हो गए। अच्छा बढ़िया हुआ आपने अच्छे से 1.5 साल रुकना 6 महीने समझा नहीं, 1.5 साल तो टाइम है अभी। जय हो। ओके, तो ये है आपके लिए पेटीएम पर पूरा अपडेट। चर्चा में सुर्खियों में पेटीएम हर जगह हर तरफ आपके लिए। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं, कैश स्टॉक्स में बड़ा एक्शन आ रहा है, खतरनाक तेजी है ना, बहुत सारा। एमएमटीसी देखिए सर, आज 11% ऊपर एमएमटीसी का शेयर है। अभी एक अच्छा स्पाइक एमएमटीसी के चार्ट में आते हुए दिखा था। एक बार जरा राय ली जाए एमएमटीसी के में एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिख रहा है। जरा बंसल जी एमएमटीसी का चार्ट देखिए 53 के लेवल पर 11% ऊपर सर। दिवांशु टेक्निकली देखें तो एक ब्रेकआउट यहां देखने को मिल रहा है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से ब्रेकआउट हुआ है, 49.5 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। तो जिनके पास है होल्ड करें, इनफैक्ट रिस्क थोड़ा सा हाई हो जाता है, अगर सीएमपी पे लेते हैं 50 रुपीज के अराउंड मिलता है तो खरीदना चाहिए। और यहाँ पर टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 60 रुपए के आसपास के, तो एमएमटीसी का हाई पोटेंशियल है, 60 रुपए तक जा सकता है, तो खरीदारी की राय है एमएमटीसी में। तो एमएमटीसी में खरीदारी की राय है, यहाँ पर आपको रखनी है नजर। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर मूवमेंट आ रहा है, एक मैंने भी ढूंढा है जी सर। बड़ा खतरनाक मूव आ रहा है एक स्टॉक में, और पिछले 5-7 मिनट में आया। जरा एक बार आईडीएफसी लिमिटेड लाइए, 3 रुपए एकदम तेजी से भागा है, मतलब लगभग 4-5% का मूव 5 मिनट में आया है। बोर्ड मीटिंग है ना आज बोर्ड मीटिंग है, और वो म्यूचुअल फंड कारोबार के बिकने की भी बात चल रही है कि बंधन ग्रुप की कोई कंपनी खरीद सकती है। बिल्कुल, और पूरे दिन भर लाल निशान में रहते, एकदम से भागा है, बढ़िया स्पाइक है, बहुत जोर से दौड़ लगा रहा है। किरण जी क्या हुआ? चार्ट में तो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, कुछ तो बड़ा हो रहा है, ऐसा लग रहा है खबर के आने के पहले की तेजी। अनिल जी पिछले 10 मिनट में 29 लाख शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है। 29 लाख शेयर का, अच्छा अभी 32 लाख हो गया। ओह, इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये चल रहा है। और पिछला स्विंग टॉप जो था उसका वैल्यू लगभग 68 के आसपास है, 68.30। हम 68.30 पे ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो अगर ये स्विंग टॉप निकल जाता है तो कोई यानी टेक्निकली बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है पोजिशनली आपको लगभग 77-78 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। कितना 77-78 जो बड़ा रेजिस्टेंस है उन्हीं लेवल्स के आसपास है। 77-78 यस अनिल जी। और आपका इस लॉन्ग पोजीशंस के लिए 66.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3 रुपए नीचे। 66-50 का स्टॉप लॉस, कैश के लेवल बता रहे हैं? कैश 66-50 का स्टॉप लॉस, 77-78 की टारगेट। आईडीएफसी लिमिटेड पे और कौन बुलिश है? मेरे ख्याल से और भी लोगों ने राय अपनी दी, जरा एक बार पैनल पे पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत तेज दौड़ लगा, 5% क्या भागा है, जबरदस्त मूव आई सर। किरण जी तो कुछ तो बोलो, सही समय पे ढूंढना है, ऐसा एकदम अनिल जी एकदम आप सही। कम से कम ये तो बोलो, कितना बढ़िया सवाल पूछा है, ये तो बोल ही सकते हो। देखिए किरण जी ने एकदम परफेक्ट सवाल दिया। जी वागले साहब बताएं सर।
अनिल जी, अगर ये 70 तोड़ देता है, जो आज नहीं होगा लेकिन 1-2 दिन में हो सकता है, इसका एक राउंडिंग बॉटम माना जाएगा और ये माहौल में मेरे हिसाब से कम 84-85 का टारगेट आना चाहिए। ये वीक मतलब 2-3 हफ्ते का व्यू है, वीकली चार्ट्स पे इसको देखना चाहिए। आपका 65 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो 5 रुपए की रिस्क होगी, 15 रुपए का रिवॉर्ड। टाइम फ्रेम पॉसिबली 2 से 3 हफ्ते में भी 1 महीना। नहीं 70 जो तोड़ना है, 70 कौन सा कैश वाला? कैश और फ्यूचर में फर्क है शायद। नहीं, मैं ये फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर्स की बात। अच्छा, कैश में चल रहा है 69.5, फ्यूचर में चल रहा है 68। 1 रुपए का फर्क है। फ्यूचर में 1 रुपया नीचे, फ्यूचर में नीचे डिविडेंड आएगा। अच्छा हाँ, इंटरिम डिविडेंड पे तो बोर्ड बैठेगा। हाँ, तो इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड बैठेगा तो थोड़ा एडजस्ट करा होगा। आशु सर, क्यों कुछ व्यू बदलता है एडीएफसी लिमिटेड पर अब? नहीं अनिल जी, अभी ऐसा कोई व्यू नहीं बदला। ये तो कॉर्पोरेट एक्शन चल रहा है, इसके चलते थोड़ा सा ट्रैक्शन है, पर अनिल जी कोई मजा नहीं है। अनिल जी आप ये देखिए, जो जहाँ पैसे बनने हैं अनिल जी, वो स्टॉक्स ना मतलब बड़े अलग से अवेलेबल हैं। तो अनिल जी मैं हमेशा मानता हूँ कि फंड्स लिमिटेड है। अभी भी 5 चीजें बताओ, अगर पिछले दिनों का लॉन्ग लिस्ट देखो अनिल जी, इतनी चीजें लॉन्ग है, तो अब जरूरी थोड़ा है कि हर स्टॉक में करना है। तो अनिल जी मेरा कोई ऐसा कोई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आईडीएफसी पे कोई व्यू चेंज नहीं हुआ। अनिल जी आपने दोनों एचडीएफसी पे भी कल पूछा था, परसों पूछा था, मैंने कहा कि शायद ये अंडर परफॉर्मेंस इस इक्वेशन के बाद हो जाए, लेकिन आप 2 दिन में देखिए फिर धीरे धीरे से। तो अनिल जी जो चीज में एफआईज ने सेलिंग की हुई है, अब कितनी जल्दी वो व्यू बदलते हैं या आई डोंट नो अनिल जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो मतलब आप मान के चलिए अनिल जी कोई व्यू है ही नहीं, तो कोई व्यू है नहीं तो अनिल जी लिया बेची कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो ट्रेड है सर। इसमें बनाना चाहिए आपको, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर 4-4.5 हज़ार करोड़ का म्यूचुअल फंड का बिजनेस बिकता है तो 25 रुपए के आसपास के कैश डिविडेंड के तौर पर अवेलेबल हो जाती है, और वो कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूट करती है तो फिर बड़ा डिविडेंड हो जाता है। उस हिसाब से एक बढ़िया एक्शन बन सकता है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि आज तो बाजार इसी चीज को लेकर अति उत्साहित है। इस वक्त यही एक्शन में देखने को मिल रहा है आपके लिए आईडीएफसी लिमिटेड। आइए कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर। जय बताइए। बताएं जय। जी अनिल जी मॉर्निंग में तो 17,900 का एक पुट लिया था हमने 108 में, और 146 तक गया। वहीं पे हमने प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दी गई थी, बिकॉज कहीं ना कहीं एक चीज देखने मिल रहा था कि जो वो मोमेंटम चाहिए था वो मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा था फॉल में। एंड फिर से अभी पूरे दिन में वही देखने मिला कि हाई लेवल्स पर सस्टेन तो नहीं कर रहा, बट लोअर लेवल्स पर जी वो मोमेंटम सेल साइड पर नहीं आ रहा है। दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट कि 17,750 700 की जो रेंज है, आई मीन मैक्स टू मैक्स वहां तक हमें देखने मिलेगा। अगर देखने में मिलता भी है तो 100 पॉइंट की वो डाउनसाइड रिस्क होती है। यानी कि अगर आप देखें तो करीब अभी 17,900 का कॉल ऑप्शन देखे 13 अप्रैल एक्सपायरी का जी, ये मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, जो करीब अभी 134-135 की रेंज में मिल रहा है। इसको खरीदना है अनिल जी। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो प्लेस करना होगा दैट वुड बी एट 75 आई एम सॉरी। सो 134 के आसपास लीजिए आप। 75 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, करीब करीब 60 पॉइंट्स की आपकी एक डाउनसाइड रिस्क होगी। टारगेट्स ऊपर में एनर्जी जो निकल कर आ रहे हैं दैट वुड बी एट 204, सेकंड टारगेट 235 के है, 204, 235 ये 2 टारगेट्स के लिए। बट एनर्जी ये 13 अप्रैल एक्सपायरी का है, जो नेक्स्ट वेंसडे को है, नेक्स्ट वीक बीइंग अ ट्रंकेटेड वीक, तो 17,900 की कॉल खरीदनी है। यह है आपके लिए 17,900 का कॉल खरीद कर चलना है आपको। 135 के लेवल पर खरीदारी करें, ये जय की राय आ रही है। 204, 235 के टारगेट्स यहाँ पर अगले हफ्ते वाला है, अगले हफ्ते का बिल्कुल। अच्छा जय, एक चीज बताइए, ये इस महीने की जो नई सीरीज शुरुआत हुई है, इसमें क्या आपको लग रहा है कि थोड़े प्रीमियम कम हो गए? ऑप्शंस के जो पहले इतने अनाप शनाप प्रीमियम चल रहे थे, थोड़े कम हुए उसमें? बिल्कुल अनिल जी, प्रीमियम्स तो काफी कम हो चुके हैं अनिल जी। एंड उसका दूसरा एक और रीजन भी है अनिल जी के कंपैरेटिवली अगर आप लास्ट मंथ हम देखेंगे तो ये सीरीज भी छोटी है जिसमें, और नेक्स्ट वीक अगर आप देखें अनिल जी तो ट्रंकेटेड वीक भी है, तो उसके कारण अनिल जी थोड़े बहुत प्रीमियम्स कमी है और वोलेटिलिटी भी थोड़ी कम हो गई है। तो कंपैरेटिवली लास्ट 2-3 महीनों से हम जो देख रहे हैं जिसके प्रीमियम्स काफी ज्यादा हुआ करते थे ऑप्शंस के, ये सीरीज में हमें कम देखने मिल रहा है। ओके, तो आईवीज काफी कम हो गए, ऐसा आशु सर भी बता रहे हैं। आशु सर, कुछ इसी वजह से प्रीमियम कम हुए हैं, थोड़ी वोलेटिलिटी कम होने की वजह से? एब्सोल्युटली अनिल जी, आईवीज बहुत कम हो गई हैं, इसलिए परसों अनिल जी आपको ध्यान हो ऑप्शन देते वक्त भी मैंने ये कहा था
कि अभी ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिलेगा कि आप अगर तेजी मंदी करेंगे और ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो शायद वो रिजल्ट आपको ना मिले जो फ्यूचर में करके मिले। लेकिन अनिल जी डिसिप्लिन नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये होता है कि अनलिमिटेड लॉस नहीं होना चाहिए। ऑल सेड एंड डन अनिल जी 18,000 के ऊपर, मतलब पिछले 1-1.5 महीने के हाईस पे और सेम लाइक वाइज बैंक निफ्टी पे अगर ऊपर की चीजें लॉन्ग करनी है तो अनिल जी कॉल्स बेटर रहती हैं, तो इसीलिए कॉल्स के प्रीमियम भी कम थे। लेकिन उसका जो फ्लिप साइड है वो ये है कि अनिल जी आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होकर भी आपको इतना ट्रैक्शन नहीं मिल पाता क्योंकि आईवीज कम होती हैं। नहीं तो अगर यही पिछले 1-1.5 महीने पहले तक तो अनिल जी ऐसे भागते और प्रीमियम बढ़ते थे तो मजा आता था। बट अनिल जी ये चीज और एक स्टेबिलिटी भी दिखाती है कि मार्केट स्टेबल हो गई है, वाइड मूवमेंट्स नहीं होंगी। लेकिन ऑप्शन सेलर अनिल जी अगर ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा तो इस मार्केट को अनिल जी हर 3 हफ्ते बाद डिस्कंफर्ट देने का भी तरीका आता है, कैसे मिलता है। तो ये है आपके लिए राय इस समय मार्केट्स पर। थोड़ा एक्शन बाजार में वापस बनते हुए दिख रहा है और एक स्पेस जो सुबह से ही एक्शन में है और होल्ड कर रही है अपनी तेजी को, इंडियन होटल्स लाइफ हाई पर हैं, EIH एसोसिएटेड बढ़िया तेजी उस पर आती हुई दिख रही है। बाकी हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स में भी आपको अच्छा एक्शन बन रहा है। क्यों आ रही है इतनी बड़ी तेजी, आइए जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। आशीष बताइए क्या क्यों है यहाँ पर इतना बड़ा फोकस बाजार का? दीपांशु, अगर आपने अपना वेकेशन अभी तक प्लान नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि देश भर में देखें तो टूरिज्म की बस काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। मैं जानकारों से, अलग अलग इंडस्ट्री के जानकारों से बात कर रहा हूँ, सब बता रहे हैं 85 से 90% की ऑक्यूपेंसी है और बहुत जबरदस्त आपको जो है डिमांड देखने को मिल रही है। अक्रॉस 3-3 जनरेशन एक साथ ट्रैवल कर रही हैं और प्रमुख शहरों में देखें तो बिजनेस ट्रैवल जो है वो पूरी तरीके से रिज्यूम हो चुका है। IPL के चलते आप देखें तो मुंबई के होटल्स हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बस देखने को मिल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि प्री पैंडेमिक लेवल से, और ये मैंने काफ़ी सारे इंडस्ट्री सोर्सेज से खुद वेरीफाई करके देखा है, 20 से 25% जो टैरिफ्स हैं रूम के वो अधिक आपको देखने को मिल रहे हैं और ऑक्यूपेंसी जबरदस्त है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3-3 जनरेशन एक साथ में घूमने जा रही है, इसके चलते आपको बड़ा इजाफा। 3 जनरेशन तो आमतौर पे जाती है सर, पूरा परिवार जा रहा है। प्रॉब्लम क्या हो गई थी, अब तक वो पेंटअप डिमांड का फायदा अब हो रहा है। अब तक लोग है ना खुल के नहीं घूम रहे थे। अब महाराष्ट्र में भी देखें तो अब पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं, हम भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो ऐसे में घूमने फिरने का मजा ज्यादा आ रहा है। फोटो खिंचाने के लिए पहले मास्क हटाते थे, तो नहीं तो कितने लोग तो मतलब भूल ही जाते थे कि फोटो खिंचवाने को मास्क। करेक्ट, हाँ ये बात तो सही है। अब घूमने फिरने का आनंद तो अलग है। आ रहा है सर। लोग आपने 3 बार 3 जनरेशन की बात बोली है, इसके इतना वजन डालने के 3 जनरेशन के पीछे क्या खास वजह है? खास बात यह है कि मैं इंडस्ट्री के सोर्सेज से बात कर रहा था। अच्छा, तो सबने लगभग एक कॉमन पॉइंट हाईलाइट किया कि फैमिलीज ट्रैवल कर रही है एक साथ, बड़ी तो पिता पुत्र और दादा। हाँ। अच्छा, 3 जनरेशन ट्रैवल कर रही हैं। तो इसके चलते देखिए जो होटल्स हैं वो भी कमांड कर रहे हैं, जो है प्रीमियम ले रहे हैं। प्री पैंडेमिक से 20 से 25% ज्यादा जो है चार्ज कर रहे हैं और फिर भी देखिए बिक रहा है। अब मैं देख रहा था कि सबसे ज्यादा कहाँ लोग घूमना फिरना पसंद कर रहे हैं, ये भी मैंने जानकारों से पूछा तो कश्मीर पूरी तरीके से सोल्ड आउट है। वहां पर आपको ऑक्यूपेंसी मिलेगी नहीं, तो अगर नहीं किया तो मिस कर दिया आपने। इसके अलावा अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट में भी जो है मई तक की बुकिंग्स पूरी तरीके से फुल है, आपको बहुत मुश्किल होगा। और खास ट्रेंड ये कि अब लोग जो है कोरोना के बाद थोड़े से ना कॉशियस हो गए हैं, अब वो 2 स्टार प्रेफर ही नहीं कर रहे, सीधे मिनिमम 3 स्टार की तरफ जा रहे हैं। तो इसके चलते देखिए एक बड़ा इजाफा आपको देखने को मिल रहा है, बुकिंग्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और सेक्टर के लिए काफी बढ़िया सुनहरा मौका है। और JNK एयरपोर्ट की तरफ से तो देखिए एक अपडेट भी आया था कि अब तक का हिस्टोरिक सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट फुटफॉल यहाँ पर देखने को मिला है, जिसके चलते सभी जो होटल्स हैं वो आपके रडार पर रहने चाहिए। इंडियन होटल्स है, EIH लिमिटेड है, रॉयल ऑर्किड है, महिंद्रा हॉलीडे को फायदा होगा और हो सकता है कि के जो नतीजे हैं वो भी दमदार देखने को मिले। ओके, किरण जी सही बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैंने रिसोर्ट फुल है आपका? किरण जी मुश्किल में हाँ बोले तो बराबर की पता चलेगा कि हाँ वाकई फुल है, ना बोले तो पता चला कि बुकिंग के लिए बोल दिया। चैनल चेक बताइए। चैनल चेक बहुत स्ट्रांग है। अनिल जी, बजट के टाइम में बॉम्बे आया था, तब हम ITC में रुके थे। जो पैसा उस टाइम दिया था उससे 3 टाइम्स ज्यादा पैसा दिया मैंने कल। क्या बात कर रहे हैं? 2 टाइम्स 2 महीने में। यस, सेम रूम। अच्छा, सेम होटल सेम रूम? सेम होटल सेम रूम। और वही वीकडे ही है? तब भी वीकडे ही था, हाँ वही, वीकेंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और IPL की टीम एक KKR की उधर ही रुकी। फिर आपने ITC के शेयर खरीदे नहीं? बदला कैसे लोगे? जब आपसे इतना लूटा जा रहा है तो ITC के शेयर खरीद के ही होगा ना काम, तो पहले से ही लिए हुए पहले बस। तो इसीलिए बढ़ा है रूम भी, इसलिए किराया भी इसलिए बढ़ा है। आप उनको लूट रहे तो वो भी आपको लूटेंगे। जी कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, आशीष अभी बार बार जोर डाल रहे थे कि 3 जनरेशन साथ घूमने जा रही है अनिल जी। तो अनिल जी हमारे पैनल पर भी अनिल जी 3 जनरेशन है, जिसमें सबसे छोटी जनरेशन मेरी और आशीष की है। तो अनिल जी आप कहें तो हम लोग सब लोग साथ चलते हैं अनिल जी, और बड़े लोग अनिल जी पे कर देंगे सबके लिए। आपके ऊपर 2 जनरेशन कौन है? आपके ऊपर कौन है 2 जनरेशन जो ले जाने वाले आपको? आशीष और आप, चलो मान लिया आप आशीष की कैटेगरी में घुसने की कोशिश कर रहे हो जी। हालांकि आशीष को बहुत ऑब्जेक्शन है इस बात को लेकर, लेकिन फिर भी मान लिया आप और आशीष एक जनरेशन में है, आपके ऊपर 2 कौन है जी? अनिल जी मेरे ऊपर तो कईयों का हाथ है अनिल जी। तो अनिल जी 2-3 जनरेशन है। चलिए बढ़िया है, तो ठीक है, ये बजट वाली बात कर दी। हाँ एग्जैक्टली ये तो आशु जी है, इसलिए इन्होंने कुछ बोला नहीं। सिमी जी होती ना तो बताती हैं आपको। जी आशु सर। अनिल जी, ये जो किरण जी बता रहे हैं मुंबई में जो होटल के रेट की प्रॉब्लम है मुंबई पुणे में, वो आईपीएल की वजह से है, वो छुट्टियों की वजह का रीजन नहीं है। बाकी जगह मतलब छुट्टियों का तो खैर बहुत जोर है कि जनरेशन। अनिल जी क्या था, पहले सब लोग बच्चों को लेके जाते थे, तो अब मतलब जो पेंडेमिक के बाद खुल रहा है सब चाहते हैं कि पेरेंट्स को भी लेके जाएं। तो आशीष की स्टडी बिल्कुल ठीक है, बट जो मुंबई का रीजन है अनिल जी वो आईपीएल है। आईपीएल की वजह से अनिल जी बॉम्बे में जो सब होटल्स के रेट डबल से ऊपर हुए हैं। वाह, तो होटल स्टॉक्स को बढ़िया फायदा मिल रहा है, और इस के लिए देखिए आज सारे स्टॉक्स में बड़ा एक्शन भी है। आइए 3:20 बज गए, लेते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी सुस्ती तो है, डाउ फ्यूचर्स अब और गिर गए हैं। जब हमने लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी ली थी तो 125 अंक नीचे थे, अब 250 अंक, बल्कि ऑलमोस्ट 200 अंक नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। तो और सुस्ती आई है ग्लोबल मार्केट्स में। नैस्डैक फ्यूचर्स 1% नीचे है, और कल शाम नैस्डैक में हमने 1% की गिरावट देखी थी। रुपया दिन के निचले स्तर पर है। यूरोप के बाजार 1.5% नीचे हैं। कच्चा तेल डेज हाई पर है, 108 का लेवल क्रॉस करते हुए आपको कच्चा तेल दिख रहा है। तो ग्लोबल क्यूज नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं सर, और परेशानी बढ़ रही है। तेल ऊपर जा रहा है, मार्केट्स नीचे जा रही हैं, क्या करके जाना है सर? आई थिंक देखो, कल ले सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पर बंद हो रहा है, कल भी हमारी ये राय थी कि एक दिन रुक जाइए। लगातार इतने दिनों से रोज तेजी यही बोलते 3-20 तेजी करके जाइए। कल भी नहीं बोला, आज भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है जी। एक अच्छी चीज जो कल सुबह होगी दीप, वो है कि हमारे बाजार हल्के हो जाएंगे आज की गिरावट के बाद। बिल्कुल रेशियो वगैरह सब कंफर्टेबल हो जाएंगे, छोटी मोटी और जो लॉन्ग पोजीशन कम होनी थी वो हो जाएगी। अगर ग्लोबल के चलते कल थोड़ा 17,700 मिल जाए, 17,675 मिल जाए तो और बढ़िया। तो इसलिए हम फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए कल बनाएंगे, और जो फ्रेश पोजीशन, जो ओल्ड पोजीशन आपकी बनी उसका स्टॉप लॉस 17,650 रहेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 37,600 के आसपास बंद हो रहे हैं, तो हम 37,150 का स्टॉप लॉस कल के लिए रखेंगे, और फ्रेश पोजीशन सुबह बनाएंगे। नई पोजीशन तेजी की नहीं बनाएंगे, और अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो एक सूटेबल आप पुट ऑप्शन लेकर हेज कर लीजिए, जो आपका 17,600 हो सकता है, थोड़ा दूर का, ताकि प्रीमियम कम लगे। 37,000 का हो सकता है बैंक निफ्टी का, ताकि प्रीमियम कम लगे। या फिर दूसरा तरीका है 18,000 का कॉल भेज दें, यहाँ पर आप 38,000 या 38,500, 38,000 का ही कॉल भेज दें। दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं, ताकि आप हेजिंग के हिसाब से रहें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, क्लियर है। चलिए, तो ये है आपके लिए इस समय अनिल जी की स्ट्रैटेजी। आइए जैक के पास चलते हैं, जैक के जैकपॉट के लिए। बताएं जय। दीप, खरीदना है कंटेनर कॉर्प का 720 का कॉल, 28 रुपए पर ट्रेड कर रहा है अभी ये। इसको खरीदे, छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा दीप 21 का। सो 21 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे आप 28 पे। टारगेट रहेंगे इसके 43 एंड 52 के, 43, 52 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। बिकॉज अगर आप देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है करीब 1.5% के ऊपर है, 4387 के आसपास अभी दीप ये ट्रेड कर रहा है। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जबरदस्त एक मोमेंटम आपको देखने मिल रहा है। जहां तक कॉनकोर की बात करूं दीपांशु में, सो काफी समय के बाद इसमें एक बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट, एक मूव देखने मिल रहा है, एंड इट्स ट्रेडिंग कंफर्टेबली अबाउट द लेवल्स ऑफ 700। ये 700 के ऊपर दीप जो ट्रेड कर रहा है, उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो उसके प्रीवियस हाइज थे 750 के आसपास के लाइफ टाइम हाइज, वो निकल सकते हैं। और अगर वो निकलता है तो और अपवर्ड मोमेंटम आपको देखने मिलेगा। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ हाई
लाइफ हाई देखने मिलेगा बिफोर इंडेक्स मोमेंटम, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जबरदस्त मोमेंटम है। तो आई थिंक PSUs में अगर फोकस करें एज ऑफ नाउ जहाँ पे मोमेंटम है, दैट वुड बी बेटर। तो ये है आपके लिए कॉनकॉर्ड 720 का कॉल खरीद कर चलें, ये है इस समय जय की राय। टाटा ग्रुप स्टॉक्स ये फोकस में आपको आते हुए दिख रहे हैं। हम सुबह से हाईलाइट कर रहे हैं टाटा कंज्यूमर, टाटा कम्युनिकेशंस, इंडियन होटल्स, ट्रेंट, ये सारे के काउंटर्स आपको अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। इवन टाटा पावर तो ऑफकोर्स लाइफ हाई पर आते हुए दिखा है। और एक कॉमन थ्रेड है, टाटा ग्रुप की सुपर ऐप टाटा न्यू कल लॉन्च होने वाली है। आइए इस ऐप के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं, समझते हैं क्या क्या आप इस पर कर सकते हैं। आशीष हमारे साथ तैयार। आशीष, क्या होगा इस ऐप की खास बात? दीपांशु, जैसा कि आपने बताया, ये एक सुपर ऐप होगा, यानी टाटा ग्रुप की जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं, ई कॉमर्स सर्विसेज हैं, एक ही एप्लीकेशंस पर आपको देखने को मिलेगी। इस ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप देखिए कि कितनी सारी चीजें जो हैं आप कर पाएंगे। एक एक करके आपके सामने रखता हूं। देखिए, सबसे पहले विस्तारा, एयर इंडिया, एयर एशिया की बुकिंग करनी होगी, इस ऐप से हो जाएगी। इंडियन होटल्स में रूम बुक करना होगा, हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो बिग बास्केट से ग्रोसरीज ऑर्डर करनी है तो भी टाटा न्यू के जो ऐप है इस पर आप कर सकेंगे। ऑनलाइन दवाएं ऑर्डर करनी है तो 1mg का जो इनका एप्लीकेशन है, यहाँ पर इन्होंने जो अधिग्रहण किया था, इसका भी इंटीग्रेशन इसमें होगा। शॉपिंग करनी है तो वेबसाइट है, ट्रेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने हैं तो क्रोमा है। तो आप समझ लीजिए कि टाटा ग्रुप की जितनी भी डिजिटल सेवाएं हैं इसी ऐप में आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, वैसे तो ये देश का पहला सुपर ऐप है नहीं, पेटीएम ने भी प्रयास किया था, हालांकि वो इतना सफल नहीं हो पाया था। जस्ट डायल ने भी काफी बड़े इंटीग्रेशन किए थे। रिलायंस की तरफ से भी जो जियो ऐप है, इसमें भी एक सुपर ऐप आया था, लेकिन इतना विस्तारित मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी एप्लीकेशन अभी तक आया, जिसके चलते एक बड़ा बज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि कंपनीज का नाम आपने बताया, क्योंकि टाटा कंज्यूमर है, इनकी ग्रोसरी बिक्री होगी बिग बास्केट के द्वारा, तो इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। जो ऑनलाइन शॉपिंग इंटीग्रेशन ये कर रहे हैं, ट्रेंट के लिए कर रहे हैं, वोल्टास के लिए कर रहे हैं, इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ये सभी स्टॉक्स जो हैं काफी अच्छी तेजी भी इससे पहले दिखा रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा न्यू के लॉन्च की तैयारी, और इसके दम पर टाटा कंज्यूमर, ट्रेंट, वोल्टास, ये सारे स्टॉक्स है एकदम मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखाएं। आइए जल्दी से जोड़ते हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा, हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ। तरुण, बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? मैं बताना चाहूंगा कि IRCTC के OFS पे दीपम विचार कर रहा है और करीबन 3000 करोड़ के OFS लाने की तैयारी की जा रही है। बैंकर्स भी अपॉइंट किए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये OFS आएगा। और जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है वो 3000 करोड़ रुपया दीपम IRCTC के OFS से जुटाना चाह रहा है। और जो बैंकर्स की जो लिस्ट है उसमें सिटी बैंक है, JP मॉर्गन बैंक है, सिटी है, JM फाइनेंशियल है और एक्सिस है, जो इस ट्रांजेक्शन को देख रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो इसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी OFS में, और कितना 66%? 67% हिस्सेदारी सरकार के पास है। और सरकार 5%, 3000 करोड़ का OFS आप बता रहे हैं, 3000 करोड़ का OFS का मतलब ये हो गया कि 5% के आसपास की स्टेक सरकार बेचेगी। तरुण, 5% बेचने वाली है सरकार? सर, जो उम्मीद की जा रही है वो यही है कि 5% की हिस्सेदारी होगी और करीबन 3000 करोड़ रुपया बाजार से जुटाया जाएगा। ये कब होने की संभावना है? क्या किस लेवल तक पहुंची है बातचीत? सर, बैंकर्स अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन ये क्योंकि जो टाइमलाइन है वो दे पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि सरकार जो है वो स्टॉक प्राइस को देखते हुए बाकी सब कंडीशंस को भी कंसीडर करती है, तो टाइमलाइन दे पाना मुश्किल है, लेकिन बैंकर्स इसके लिए बैंकर्स अपॉइंट हुए हैं और 5% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है सरकार की IRCTC में। स्टॉक इस वजह से आज दबाव में भी है। ये भी स्टॉक का थोड़ा, खाली एक ही स्टॉक है जो सब कुछ खुल गया है, सब कुछ ओपन अप हो गया, फिर भी इस स्टॉक में वो परफॉर्मेंस और वो आया नहीं है। अब थोड़ा सा बढ़ने की तैयारी में, तो अब ये तलवार फिर लटक गई इस पे। जब से वो हुआ है ना, वो कन्वीनियंस फीस वाला मामला, तब से इसकी चाल ही बिगड़ी। वो इसकी जो प्रीमियम थी ना, इसका जो चार्म था वो चला गया, वो खत्म हो गया। तो आशु जी, IRCTC पे क्या राय देंगे? अब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए 780 पर? देखिए, वर्ष तो लगता है कि ओवर हो चुका है, तो बट अनिल जी कोई ऐसा पॉजिटिव मूव भी नजर नहीं आ रहा। मुझे खराब नहीं लग रहा है ये स्टॉक इस भाव पे, बट अनिल जी मतलब 750 के आसपास ठीक लगता था। बट अनिल जी अभी कोई ना इसमें मतलब मुझे कोई इमीडिएटली मूवमेंट नजर नहीं आ रही है इसके अंदर। सो आई वुड वेट फॉर सम टाइम। अनिल जी अभी वॉच लिस्ट पे है, जस्ट बिकॉज ये किसी टाइम पे मतलब ट्रेडर्स डिलाइट था
और इतनी हाई बीटा था, तो धीरे धीरे आप ये देखिए इसका बीटा भी कम होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ये जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स की पकड़ है इस पर थोड़ी सी छूटी है। तो आई विल वेट फॉर सम टाइम। अनिल जी, इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है, अब वो जो ट्रेडर डिलाइट होता था वो चीज नहीं रही है इसके अंदर। तो ये है आपके लिए IRCTC, जो चार्म था वो चला गया है काउंटर का, और जो ट्रेडर्स डिलाइट था, आशु सर करेक्टली बोल रहे हैं, वो मिसिंग है थोड़ा इसमें। यहाँ पर भी आप फ्यूचर्स और कैश में देखें तो डिस्काउंट आपको आते हुए दिखेगा। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और इवेंटफुल डे रहा है इंडेक्स के लिए। नहीं, इंडेक्स में दूसरे दिन आपने मुनाफा वसूली देखी है, रेंज बाउंड ट्रेड था, 17,800 का लेवल आप बाजार ने होल्ड किया है, उसी के करीब क्लोजिंग हो रही है, और 37,600 का लेवल है बैंक निफ्टी। तो जो सपोर्ट लेवल से वो बाजार ने होल्ड कर लिए हैं, बट अदरवाइज थोड़ी कमजोरी इंडेक्स लेवल पर थी। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था भरपूर। कोल इंडिया, NTPC टॉप गेनर्स, 3-3% की तेजी। टाटा स्टील में अच्छा एक्शन, मेटल स्टॉक्स में थोड़ी तेजी हमने देखी थी। पावर ग्रिड यहाँ पर भी अच्छी तेजी सुबह से एक्शन में था। BPCL में खरीदारी थी 1.5% ऊपर। भारतीय एयरटेल, UPL, सिप्ला, नेस्ले, L&T, कुछ और काउंटर्स जहाँ पर खरीदारी दिखी। ब्रेथ उतनी अच्छी नहीं थी। HDFC बैंक दोनों आज फिर से टॉप लूजर्स थे, 3-3% की 3.5% की गिरावट। उसमें HDFC लाइफ भी जोड़ दी है जो 2.5% नीचे बंद हुआ है। HCL टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS, सारे के सारे IT दिग्गजों में भी आज आपने परेशानी देखी है। एक्सिस, कोटक, ICICI, ये भी आज आपको फिसलते हुए दिखे हैं। तो प्राइवेट बैंक्स, IT, लार्ज कैप्स, यहां से आपको सबसे ज्यादा कमजोरी आती हुई दिखी है, जिससे बाजार का मूड बिगड़ते हुए दिखा। वायदा कारोबार की तरफ आए, कई सारे स्टॉक्स थे जो एक्शन में रहे। 7% ऊपर इंडियन होटल्स, लाइफ हाई पर ये काउंटर था। टाटा पावर, यहां पर लाइफ हाई के लेवल्स आते हुए दिखे, 5.5% की तेजी। सेल, कॉनकॉर, वेदांता, नाल्को, हिंडाल्को, यहां पर अच्छी खरीदारी। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा। इसके साथ ही IDFC लिमिटेड, डेल्टा कॉप एक बार फिर से मोमेंटम में। स्ट्राइड्स, IOC, NBCC, कैनरा बैंक, NMDC, हिंद कॉपर, बलरामपुर, टॉरेंट पावर, ये भी कुछ और काउंटर से जहां पर खरीदारी थी। गिरावट रही IRCTC जिसकी बात चल रही थी। मैरिको अपडेट्स बाजार को पसंद नहीं आए। रेन इंडस्ट्रीज फिसलते हुए दिखा। एम्फेसिस, साथ ही डॉक्टर लाल, गोदरेज कंज्यूमर्स, टोरेंट फार्मा, HDFC लाइफ, वर्लपूल और बिरला सॉफ्ट और श्री सीमेंट, कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने वीकनेस देखी। कैश मार्केट की तरफ आए, कई सारे स्टॉक्स थे एक्शन में। पेटीएम में आज आपने अच्छा उछाल आते हुए देखा। येस बैंक में आपने लगभग 14-15% की तेजी बनती हुई देखी, खरीदारी इस पर आ रही थी। इसके साथ ही मिंदा कॉप में खरीदारी थी। MMTC, IOL केमिकल्स, जहां पर मैनेजमेंट से हमने बात करी, 11% ऊपर ये काउंटर रहा। इसके साथ ही TCI एक्सप्रेस, जहां पर जेफरीज की रिपोर्ट, जी पावर, वेलस्प्रिन कॉप, असाही इंडिया, TCNS क्लोथिंग, ट्राइडेंट, कुछ और काउंटर से जहां पर खरीदारी रही। तो अनिल जी, आज अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप की स्क्रीन देखेंगे तो अलग तरह का बाजार था, और इंडेक्स लेवल और चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स देखेंगे तो अलग तरह का आपको बाजार दिखा। अच्छी बात है सर, सपोर्ट्स को बाजार ने होल्ड किया, बट लगातार दूसरे दिन सुस्ती के साथ ही बाजार बंद होते आपको दिख रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बाजार पर पूरा का पूरा एक्शन। और इस एक्शन में एक स्टॉक है जो बड़ा तेजी से चमकता हुआ दिखा, जिसका जिक्र नहीं हुआ, करना भी चाहता था, लेकिन वो है येस बैंक, 16% ऊपर। और आशु जी, जबरदस्त चीज के लिए आप मतलब बधाई के पात्र है। येस बैंक जैसे आपने कॉल्स पहली और आखिरी नहीं दी, आज आपका डेल्टा कॉप भी बहुत मजबूत था, ऐसे आगे भी आप बहुत सारी देंगे। मैं इसके लिए बधाई नहीं दे रहा हूं, मैं बधाई दूसरी चीज के लिए देना चाहता हूं, और वो बहुत तगड़ी वाली बधाई है जी। आशु जी ने ये बोला कि जो लोग आइडिया में फंसे हुए हैं वो आइडिया बेच के येस बैंक ले ले। और ये वाला जो है ना कॉल वाकई में बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आइडिया को 4 रुपए बढ़ने में, 3 रुपए बढ़ने में नानी याद आ जाएगी जी, राइट। लगभग वही भाव का है, वही आप डिलीवरी लेके रख सकते हैं। और जिन लोगों ने आशु सर को सुन के स्विच किया, और आशु सर एक हमारे दर्शक है, उन्होंने अभी ट्वीट करके मुझे बोला है कि आशु जी को स्पेशली धन्यवाद देना, मैंने मेरी डॉटर के 1 लाख रुपए थे, 8,000 शेयर मैंने येस बैंक लिए हैं, और ही इज वेरी हैप्पी एंड शी इज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि उसके पैसे 3 दिन में बन गए। तो ये नए इन्वेस्टर्स आप पैदा होते, ये आपके लिए वाकई में दुआएं हैं लोगों की, क्योंकि मुझे भी ये चीज अपील की, नहीं तो कॉल तो आती है। तो आशु जी धन्यवाद स्वीकार करें। अनिल जी, मैं आपको इस चीज के लिए एक चीज के लिए अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि ये कॉल जो मैंने पहली इनिशिएट की थी और ये आइडिया वाली बात बोली थी, ये फ्राइडे को बोली थी, और आप शो पे नहीं थे शायद आफ्टरनून के। तो अनिल जी, आपको ये बात याद है, आप ट्रैक कर रहे थे, तो अनिल जी थैंक यू आपका भी सबसे पहले। मैं फॉर्चुनेट था, जब आप ये कॉल दे रहे थे उस समय मैं फोन पे कनेक्टेड था, मैं मेरी वो स्ट्रेटेजिकल टर्न था, उसका मैं इंतजार कर रहा था, है ना। तो आप सही कह रहे हैं, मैं फ्राइडे को राजस्थान में था, और वो 3:20 वाली थी या पता नहीं 2:30 बजे वाली थी, दोनों में से जो भी थी, तो सर बोल रहे थे तो मैंने सुना,
यार ये तो बहुत बढ़िया चीज बोली है, क्योंकि आइडिया में तो पूरा देश फंसा हुआ है ना। तो आप उनको अगर बाहर निकाल, कितनी बड़ी, आप समझ नहीं सकते कि 2 रुपए 3 रुपए आइडिया में फंसे हुए लोगों के लिए 2-3 रुपए बढ़ना कितनी बड़ी रिलीफ होती है। करेक्ट सर। आई एम श्योर सब लोगों ने नहीं किया होगा, सब लोग करते भी नहीं, लेकिन जिसने किया है उनका तो भला हुआ है। और वो कन्विक्शन चाहिए, जो आप ये बोलो कि नहीं इसका लॉस हटा के ये लो, एब्सोल्युटली, तो वो बड़ी चीज है। तो इसलिए चलिए, ये एक बेहतरीन कॉल। फिलहाल बंद हुए हम, प्रोविजनल क्लोजिंग आ गई है 150 अंकों के नुकसान के साथ और 435 अंक नीचे बैंक निफ्टी पर हम बंद हुए। फाइनल भी मेरे ख्याल से आ गई होगी। फिर एनीवे देखते हैं थोड़ी देर में, तब तक आइए मैं बता दूं बाजार बंद होने के बाद के एक्शन के लिए आपको। कमर तोड़ महंगाई की मार से हर कोई त्रस्त है और एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ पीएनजी सीएनजी की कीमतों में भी बढ़त ने महंगाई और बढ़ा दी है। रोजमर्रा के सामान के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार महंगाई से बचने का किसी को कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। शाम 5 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर करेंगे खास बातचीत। इस पर लगे ब्रेक तो कैसे, महंगाई का ब्रेक फेल, ये हमारा विशेष शो। अदिति नायर होंगी चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा की, कुमार राज गोपालन साहब होंगे सीईओ रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया RAI के, राय के, जो देंगे अपनी राय भी, और SP सिंह साहब हैं सीनियर फेलो IFTRT, जो आपको बताएंगे। ये IFTRT इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनके ये महानुभाव हैं, सीनियर फेलो हैं। ये अपना अनुभव बताएंगे कि महंगाई पर किस तरह से लगाम लगाई जाए। तो इकोनॉमिस्ट से लेकर रिटेलर्स से लेकर इस इंडस्ट्री के दिग्गजों से हम करेंगे शाम को बातचीत। आइए बढ़ते हैं। PPF और NPS लंबी अवधि में निवेश के लिए ये 2 अच्छे विकल्प हैं जहां पर रिस्क कम है, नहीं के बराबर, और रिटायरमेंट में जनरली जो पूंजी के लिहाज, पूंजी जुटाने के लिहाज से इन्वेस्ट करते तो उनके लिए PPF और NPS अच्छा होता है। किस विकल्प में बेहतर रिटर्न मिलता है, टैक्स कटने के बाद कौन सा ऑप्शन बेहतर है, शाम को इसी पर करेंगे चर्चा। रिटायरमेंट निवेश PPF वर्सेज NPS महामुकाबला, जो आजकल होता है शाम को रोज 7:30 बजे का, ये महामुकाबला है। ये महामुकाबला जरूर देखिए। आजकल वो बड़ी बड़ी टीमें खेलती तो महामुकाबला बोला जाता है, छोटी छोटी खेलती हैं, वो अलग बात है कि छोटी छोटी टीमें ज़्यादा जीत रही है। मुंबई और चेन्नई का खाता खुला नहीं है अभी तक, ये भगवान कब खुलेगा। हमारे राजस्थान रॉयल्स तो 2 दिन से अनबीटन थी, कल थोड़ी हार गई, कल हार खेल अच्छा रहता है। हाँ, खेल अच्छा है, टीम मजबूत है, ऐसे कागजों पे भी मजबूत है, ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, संजू बाबा थोड़ा अच्छे नहीं खेले इसलिए चक्कर हो गए, नहीं तो बाकी टीम तो अच्छी खेल रही। तो महामुकाबला आज शाम 6:30 बजे देखिएगा, PPF वर्सेज NPS का। मृण अग्रवाल होंगी हमारे साथ, फिनसेक की फाउंडर, जो बताएंगी इसके बारे में। लेकिन शो के दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे सस्ती दरों पर अगर आपको होम लोन लेना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और इसी पर खास शो होगा कैसे पाएं सस्ता होम लोन। हमारे साथ होंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन साहब। रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन में अगर आप सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं तो मोदी सरकार की तरफ से आपके लिए एक तगड़ी योजना है, और इस योजना का नाम है अग्निपथ एंट्री स्कीम। इसके तहत जो भी देश के युवा हैं वो 3 साल तक सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग चीज? बिल्कुल सर। तो क्या स्कीम है ये? इस स्कीम के जरिए अगर आपका भी मन है सेना में शामिल होने का तो क्या आप शामिल हो सकते हैं तो सेना में किस तरह का, एक चीज़ समझिए, सेना में जाने का मतलब ये नहीं कि खाली बंदूक उठाना है, गोली चलाना है, बॉर्डर पे जाके लड़ना है। सेना मतलब पूरे अपने आप में हज़ारों तरह के काम होते हैं जो सेना में अगर आप शामिल होते हैं तो आपके कैलिबर के हिसाब से, आपके टैलेंट के हिसाब से आपको अकाउंट से लेकर ड्राइवर से लेकर सैनिक के तौर पर गोली चलाने का हर तरह का काम सेना में मिलता है। तो क्या आप भी इस स्कीम के जरिए सेना में शामिल होना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या? तो इंडिया 360 डिग्री में हम करेंगे इसका पूरा विश्लेषण। राष्ट्र सेवा का अग्निपथ, ये होगी हमारी कवर स्टोरी। इसके साथ ही देश दुनिया की ढेर सारी खबरें होंगी आपके लिए आज रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन में। ओके, तो फाइनल क्लोजिंग आपके सामने वही है 17,807, 150 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी पर 566 अंक नीचे बंद होता हुआ सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में नुकसान है 435 अंकों का नुकसान। डाउ फ्यूचर्स में 150 अंकों का, इन्हीं की वजह से हम गिरे हैं। किसी को तो जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा ना हमेशा। वो तो मैं कई बार बोले, जैन साहब को भी बोला, सुमित जी को भी बोला, और राजस्थान से कौन है? कुणाल जी है। तो आशुतर हमारे राजस्थान में एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, और वो ये है कि कोई भी काम आप करो उसकी प्लानिंग बहुत तगड़ी करो, और इतनी गजब की परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर वो काम बिगड़ जाए
तो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि नाम किसका लगाना है। तो अगर मार्केट आपका हाँ यही पर ये हमको बचपन से सिखाया गया है। सही से तो तुरंत सबको सीखना चाहिए। तो इसीलिए आज हम डाउ फ्यूचर्स की वजह से गिरे। ये हमारी तगड़ी प्लानिंग, आज के डाउ फ्यूचर्स का हमने नाम लगाया। किरण जी पसंद आई प्लानिंग? तो किरण जी के ऑफिस में इतने सारे जो सारे एम्प्लॉइज हैं जो किरण जी के लिए दिन रात काम करते हैं, आपके लिए मैंने एक बेहतरीन टिप दी। अगली बार किरण जी आपको कुछ भी कहे ये काम क्यों नहीं हुआ है, तो आपको पता है नाम किसका लगाना है। ओके, चलिए एंजॉय कीजिए आपका बचा हुआ दिन। विदा लेंगे फिलहाल अभी से। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जय ठक्कर साहब, आशु सर, सचिन जी, आपका भी दिल से शुक्रिया, और किरण जी का तो विशेष धन्यवाद शो में आने के लिए। इतनी महंगी महंगी होटल की टिकट खरीद कर किराया देकर हमारे यहाँ आकर शो करने के लिए 3 गुना धन्यवाद, 3 गुना फेयर दिया, 3 गुना करना चाहिए। 3 गुना धन्यवाद। इसी पैसे में 3 दिन तक रुक सकते थे आप। ओके सर, आना भी और महंगा पड़ा होगा अब तो, पेट्रोल के दाम भी तब से पेट्रोल के दाम भी कितने बढ़े। कितने बढ़ गए। वो भी तो है, हाँ। पूरा ही back। अच्छा सचिन जी कुछ कह रहे हैं? जी सचिन जी। अनिल जी, आई थिंक किरण जी यहाँ पर एंकर हंट के लिए ऑडिशन देने आए थे, एंड आई थिंक तो उन्होंने आई थिंक बिगुल जैसे पहला बजा दिया था। मुझे लग रहा है उन्होंने नंबर भी पहला लगा दिया है वीकेंड के पहले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो दीप और दोनों को दिखाइए, दोनों एक जैसे कॉम्बिनेशन। हाँ, वही नीला कोट, वही लाल टाई। आज हमारा एक्चुअली पुणे में एंकर हंट है, तो आप गलती से ऐसा पुणे की जगह यहाँ तो नहीं आ गए जब पुणे जाने था। दीप का कल ट्वीट देखा मैंने, तो मुझे लगा कि वो बॉम्बे में है, तो मैं पढ़ा नहीं पूरा ट्वीट शायद। आपको कहा ये सब करने की जरूरत है? वो तो जीत के आ गए ऑलरेडी। आप तो सीधे ही आके बैठो, आपको कहा। आशु जी, अनिल जी वापस। जी जी सचिन जी। अनिल जी उनको एक रिमाइंड भी करना है कि एज बैरियर 35 तक का ही है। अच्छा ये कहाँ मानते हैं अपने आप को 35 से ऊपर का? प्रॉब्लम तो वही है ना, सर्टिफिकेट देखा जाएगा, चिंता न करें। लेकिन बिल्कुल अच्छा, आप भी अगर 35 साल से कम के हैं और अगर एंकर बनना चाहते हो तो हमारा एंकर हंट चल रहा है, उसमें आप कल भी है पुणे में। कल पुणे में आज और कल दो दिन। अगर आज नहीं गए तो कल भी जा सकते हैं। किरण जी भेजो अपने पास पड़ोस से सबको। बिल्कुल। चलिए तो विदा लेने का वक्त है। आप सबका धन्यवाद। आइए मृत्युंजय हमारे साथ है तैयार कमोडिटी बाजार के अपडेट के साथ। बताएं मृत्युंजय। तेजी बढ़ गई है सर, और गोल्ड में अभी 350 रुपए की मजबूती है, 51,700 के ऊपर। और ये तेजी आई है अमेरिका से नहीं, लंदन से नहीं, बल्कि इंडियन रूपी की वजह से 0.5% से ज़्यादा रुपया कमज़ोर हुआ है। और यही वजह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड के बावजूद MCX पर बहुत अच्छी तेजी आई है। गोल्ड में 350 रुपये ऊपर है। क्या ये मोमेंटम गोल्ड का कंटिन्यू रहेगा? क्या आज के कारोबार में गोल्ड 52,000 के लेवल को पार कर सकता है? यह हम आपको बताएंगे कमोडिटी सुपरफास्ट।